तो लीजिए सुनिए शरत चंद्र जी का उपन्यास गृहदाह का प्रथम अध्याय। महीम का परम मित्र था सुरेश। एक साथ एफए करने के बाद सुरेश जाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ, लेकिन महीम अपने पुराने सिटी कॉलेज में ही रह गया। सुरेश ने रूठकर शुभ भाव से कहा, महीम, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीए एमए पास करने से कोई लाभ ना होगा। अब भी समय है, तुम्हें भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाना चाहिए। महीम ने हंसते हुए कहा, हो तो जाना चाहिए, लेकिन खर्च के बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए कि नहीं। खर्च भी ऐसा क्या है कि तुम नहीं दे सकते? फिर तुम्हारी छात्रवृत्ति भी तो है। महीम हंसकर चुप रह गया। सुरेश ने अधीर होकर कहा, नहीं नहीं, हंसो नहीं महीम, और देर करने से ना चलेगा। मैं कह ही देता हूँ, तुम्हें इसी बीच नाम लिखाना पड़ेगा। खर्च वर्च की बाद में देखा जाएगा। महीम ने कहा, अच्छा। सुरेश बोला, भाई तुम्हारा कौन सा अच्छा ठीक है और कौन सा नहीं, मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया। मगर रास्ते में अभी तुमसे वायदा नहीं करा पाया, इसलिए कि मुझे कॉलेज को देर हुई है। मगर कल परसों तक जो भी हो इसका किनारा करके ही रहूँगा। मैं कल सवेरे तुम्हारे डेरे पर आऊँगा, कहकर सुरेश कॉलेज की तरफ चला गया। कोई 15 दिन बीत गए। कहाँ तो महीम और कहाँ उसका मेडिकल कॉलेज का दाखिला। एक दिन दोपहर को बड़ी दौड़ धूप के बाद सुरेश एक गए बीते छात्रावास में पहुंचा। सीधे ऊपर चला गया। देखा एक सीलन भरे अंधेरे कमरे में चटाइयां डाले 6-7 लड़के खाना खाने बैठे हैं। अचानक अपने दोस्त पर नज़र पड़ते ही महीम ने कहा, अचानक डेरा बदलना पड़ा, सो तुम्हें खबर ना दे पाया, पता कैसे लगाया तुमने? सुरेश ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह धप से ही चौखट पर बैठ गया और एकटक उन सबके भोजन की तरफ देखता रह गया। काफ़ी मोटा चावल, पानी की तरह पतली दाल, साग की डंठलों के साथ अरवी की तरकारी और उसी के पास कोहड़े के 1-2 टुकड़े। दही नहीं, दूध नहीं, किसी तरह की मिठाई नहीं, किसी पत्तल पर एक टुकड़ा मछली तक नहीं। और सबके साथ महीम खुशी खुशी बड़ी ही तृप्ति के साथ भोजन करने लगा। लेकिन देख देख कर सुरेश की दोनों आंखें गीली हो गईं। मुँह फेर कर किसी तरह उसने अपने आंसू पोंछे उठ खड़ा हुआ। सहज मामूली सी बात पर सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते। भोजन कर चुकने के बाद जब महीम ने उसे ले जाकर अपने साधारण से बिस्तर पर बैठाया तो रूंधे स्वर में सुरेश से बोला, बार बार तुम्हारी जाति बर्दाश्त ना होती है महीम। क्या मतलब? महीम ने पूछा। मतलब कि ऐसा भद्दा मकान भी शहर में हो सकता है और इससे बुरा भोजन भी कोई आदमी कर सकता है। अगर आंखों नहीं देखता तो यकीन ना करता। खैर जो भी हो, इस जगह की तुमने खोज कैसे मिली? और तुम्हारा साबिक डेरा जितना भी बुरा क्यों ना चाहे, इससे तुलना तो नहीं हो सकती ना। उसको तुमने क्यों छोड़ दिया? मित्र के स्नेह ने मित्र के जी पर चोट पहुंचाई। महीम ने उस निर्विकार गंभीरता को कायम नहीं रखा। आर्द्र स्वर में बोला, सुरेश, तुमने मेरा गांव का घर नहीं देखा, वरना समझ जाते कि मुझे यहाँ जरा भी तकलीफ नहीं हो सकती। और भोजन की बात, सो भले घर के और लड़के जो भोजन मज़े से खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकूँगा? सुरेश तैश में आ गया। इसमें क्यों की बात की नहीं। दुनिया में भली बुरी सब चीज़ें हैं, मगर भली भली ही लगती हैं और बुरी बुरी लगेंगी। इसमें क्या शुबा है? सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत क्या है? महीम चुपचाप धीरे धीरे हंसता रहा, बोला नहीं। सुरेश बोला, तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी ही रहे, मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन मेरी ज़रूरत है तुम्हें यहाँ से बचा ले चलना। मैं यदि तुम्हें यहाँ छोड़कर जाऊँ तो तुझे नींद नहीं आएगी, खाना नहीं रुचेगा। मैं तुम्हारा सारा सरो सामान अपने घर ले चलूँगा। यहाँ के नौकर से कहो कि एक गाड़ी बुला दे। इतना कहकर सुरेश ने ज़बरदस्ती महीम को उठाया और खुद उसका बिछौना समेटने लगा। महीम ने खींचतान में बाधा नहीं डाली। शांत गंभीर स्वर में बोला, पागलपन मत करो सुरेश। नज़र उठाकर सुरेश ने कहा, पागलपन कैसा? तुम नहीं जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? मैं क्या तुम्हारा कोई नहीं? मेरे घर जाने से क्या तुम्हारा अपमान होगा? नहीं। फिर? महीम, सुरेश तुम मेरे मित्र हो, ऐसा मित्र मेरा और कोई नहीं। दुनिया में कितनों का है यह भी नहीं जानता। इतने दिनों के बाद देह के जरा से आराम के लिए मैं ऐसी चीज़ खो बैठूं, तुम क्या मुझे इतना बड़ा नादान समझते हो? सुरेश, मित्रता तुम्हारी अकेले की तो नहीं महीम, इसमें मेरा भी तो एक हिस्सा है। यदि वह खो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा, यह समझने का शऊर मुझ में नहीं। मैं क्या इतना बेवकूफ़ हूँ?
फिर इतना सतर्क, सावधान, इतना हिसाब किताब रखकर ना चलने से अगर वह नहीं रह सकती तो जाए क्यों ना महिम? ऐसी क्या उसकी कीमत है जो उसके लिए अपने आराम की अपेक्षा करनी होगी? महिम ने हंसकर कहा, नहीं अब हार गया, लेकिन एक बात बता दो सुरेश कि तुम्हारा ख्याल है मैं शौकिया यहाँ दुख झेलने आया हूँ? यह सही नहीं। ना सही, सुरेश बोला, मैं कारण जानना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत रुपया बचाने की है तो मेरे घर चल कर रहो, इससे में तो तुम्हारा इरादा मिट्टी ना होगा। महिम ने गर्दन हिलाकर संक्षेप में कहा, अभी छोड़ो सुरेश, सच ही अगर तकलीफ होगी तो तुम्हें बताऊंगा। सुरेश को मालूम था कि महिम को उसके संकल्प से डिगाना असंभव है। उसने जिद नहीं की और एक प्रकार से नाराज होकर ही चला गया। लेकिन दोस्त के रहने खाने का यह हाल देखकर उसके जी में सुई चुभती रही। सुरेश धनी लड़का था और महिम को वह अकपट प्यार करता था। उसकी हार्दिक आकांक्षा थी किसी तरह वह दोस्त के किसी काम आए, लेकिन वह महिम को कभी मदद लेने को राजी न कर सका और आज भी ना कर सका। 5-1 साल बाद दोनों में इसी प्रकार की बातें हो रही थी। तुम पर मुझे कितनी श्रद्धा थी इसे मैं कह नहीं सकता महिम। कहने को तो तुम्हें मैं तंग तो कर नहीं रहा सुरेश। वह श्रद्धा अब शायद नहीं रहेगी, ना रहे तो मैं सजा दूंगा। ऐसी धमकी तो नहीं दी मैंने कभी। तुम्हारा बड़े से बड़ा दुश्मन भी तुम पर कपट का दोष नहीं लगा सकता। दुश्मन नहीं लगा सकता इसलिए मित्र भी नहीं लगा सके। दर्शन शास्त्र में ऐसा अनुशासन तो नहीं है। छी छी, आखिर को एक ब्राह्मण लड़की के चक्कर में पड़ गए। है क्या उसमें सूखी लकड़ी सा चेहरा, किताबें रटते रटते बदन में एक बूंद खून तक का नाम नहीं। ठेल दो तो डर है कि आधी देह से अलग हो जाए। आवाज़ तक ऐसी चींची कि सुनने से क्या होती है? बेशक होती है। सुनो महिम, मजाक अपने देहाती लोगों से करो जिन्होंने आंखों से उस ब्राह्मण लड़की को कभी देखा नहीं, जो यह सुनकर दंग रह जाते कि लड़की होकर अंग्रेजी में पढ़ लिख सकती है। उनके जाने से वे बाअदब दूर खड़े हो जाते हैं। अचरज से अवाक अपने उन गांव वालों को करो जाकर जो देव देवी समझकर इनके आगे सिर नवाते हैं। मगर हम लोगों का घर गांव में नहीं है, जो हमारी आंखों में तो इतनी आसानी से धूल झोंकी जा सकती है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ सुरेश, तुम्हारे शहर वालों को ठगने का अपना कोई इरादा नहीं। मैं उन्हें लेकर अपने गांव में ही रहूँगा, इसमें से तुम्हें तो कोई ऐतराज़ नहीं। सुरेश नाराज होकर बोल उठा, नहीं है, 100 1000 लाख करोड़ों बार ऐतराज है। सारी दुनिया के पूज्य हिंदू की संतान होकर तुम क्या एक औरत के मोह में जाति गंवाओगे? मोह, एक बार उनके जूते मोजे उतारकर अपनी गृह लक्ष्मियों की पोशाक पहनाकर देखो तो सही, जाता रहेगा मोह। क्या है उसमें, क्या कर सकती है वह? खैर, सिलाई बुनाई की ही तुम्हें ज़रूरत है तो कलकत्ते में दर्जियों की क्या कमी? किसी खत पर पता लिखाने के लिए तो तुम्हें ब्राह्मण लड़की की शरण लेनी नहीं पड़ेगी। वक्त वे वक्त यह क्या कूट पीस कर तुम्हें 2 मुट्ठी खिला भी सकेगी। बीमार होने पर सेवा करेगी, इसकी शिक्षा मिली है उन्हें, ईश्वर ना करे। मगर ऐसे आड़े वक्त तुम्हें छोड़कर चली ना जाए तो सुरेश के बदले जो चाहे जिस नाम से मुझे पुकारना, दुख ना जताऊंगा। महिम चुप रहा। सुरेश फिर कहने लगा, महिम तुम तो जानते हो मंगल के सिवा मैं तुम्हारे अमंगल की चाह नहीं कर सकता और भूल कर भी नहीं करूँगा। मैंने बहुतेरी ब्राह्मण महिलाएं देखी हैं, 2-1 अच्छी भी नहीं देखी, ऐसी बात नहीं, लेकिन अपने हिंदू घर की महिलाओं से उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। ब्याह करने का ही अगर मन हो गया था तो तुमने कहा क्यों नहीं? अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। मैं वायदा करता हूँ कि महीने भर के अंदर तुम्हें ऐसी लड़की ढूंढ दूंगा ताकि जीवन में कभी दुख उठाना ही ना होगा। और अगर ऐसा ना कर सकूं तो जो इच्छा हो सो करना, इसी के पैरों सिर रख देना, मैं कुछ ना बोलूँगा। मगर 1 महीना धीरज रखकर अपने बचपन की मित्रता की मर्यादा तो तुम्हें रखनी ही होगी। कहो, रखोगे? महिम पहले सा ही मौन रहा। हाँ ना, कुछ बोला नहीं, लेकिन दोस्त के भले के लिए दोस्त कितना मर्मांतिक विचलित हो उठा वह पूरी तरह समझ गया। सुरेश, जरा सोच करो तो देखो महिम, भ्रम ना होकर तुमने जब ब्रह्म मंदिर में जाना आना शुरू कर दिया तो मैंने मना नहीं किया था तुम्हें। इतने बड़े कलकत्ता शहर में तुम्हारे लिए कोई हिंदू मंदिर था नहीं कि इस कपट की ज़रूरत हुई। मुझे तभी संदेह हो गया था कि ऐसे में तुम किसी न किसी विडंबना में ज़रूर फंस जाओगे। इस बार महिम जरा हंसकर बोला, सो समझा होगा, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं समझा था कि मेरे जाने से कोई कपट है। लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ सुरेश, तुम तो भगवान को नहीं मानते, फिर हिंदुओं के देवी देवताओं को मानोगे?
मैं ब्रह्म मंदिर में जाऊं या हिंदू मंदिर में, इससे तुम्हारा क्या आता जाता है? सुरेश ने तृप्त होकर स्वर में कहा, जो नहीं है मैं उसे नहीं मानता, भगवान नहीं है, देवी देवता झूठी बात है, लेकिन जो है उससे तो इनकार नहीं करता। समाज की मैं श्रद्धा करता हूँ, आदमी की पूजा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मनुष्य की सेवा ही मानव जन्म की चरम सार्थकता है। हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ तो हिंदू समाज की रक्षा करना ही अपना काम है। मैं मरते दम तक तुम्हें ब्रह्म घर में विवाह करके उनकी संख्या बढ़ाने नहीं दूंगा। तुमने क्या वचन दे दिया कि केदार मुखर्जी की बेटी से ब्याह करोगे? नहीं, जिसे वचन देना कहते हैं वह तो अभी तक मैंने नहीं किया। नहीं दिया ना? ठीक है, तो फिर चुपचाप बैठे रहो, मैं इसी महीने तुम्हारा विवाह कराऊंगा। मैं ब्याह करने के लिए पागल हो गया हूँ, यह किसने कहा तुमसे? तुम भी चुप बैठो जाकर, और कहीं ब्याह करना मेरे लिए असंभव है। क्यों असंभव है? क्या किया है? उससे प्रेम कर बैठे हो? इसमें अचरज क्या है? मगर इस भद्र महिला के बारे में सम्मान के साथ बात करो सुरेश। सम्मान के साथ? सम्मान के साथ मुझे बोलना आता है, सिखाना नहीं पड़ेगा। मैं पूछ सकता हूँ कि भद्र महिला की उम्र क्या होगी? नहीं जानता। नहीं जानते? 20, 25, 30, 40 और कुछ ज़्यादा? कुछ नहीं जानते? नहीं। जब उन्होंने तुमको फंदे में फंसाया तो नन्ही बच्ची नहीं है, ऐसा सोचना असंगत ना होगा। क्या ख्याल है? नहीं, तुम्हारे लिए कोई असंगत नहीं, लेकिन मुझे कुछ काम है सुरेश, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। सुरेश, ठीक तो है, मुझे भी कोई काम नहीं महिम, चलो तुम्हारे साथ जरा घुमाऊं। दोनों मित्र निकल पड़े। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद सुरेश ने धीरे से कहा, आज जानबूझकर ही मैंने तुम्हें व्यथा दी, शायद यह समझाकर कहने की जरूरत नहीं है। महिम ने कहा, नहीं। सुरेश, आखिर व्यथा क्यों दी? महिम हंसा, बोला, पहली बात अगर बिना समझाई समझ सका तो इसे भी समझाना ना होगा। उसका एक हाथ सुरेश के हाथ में था। सुरेश ने भारी मन से उसे जरा दबा कर कहा, नहीं महिम, तुम्हें समझाना नहीं चाहता। संसार में और सब मुझे गलत समझ सकते हैं, मगर तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। फिर भी आज मैं तुम्हारे मुंह पर सुना देना चाहता हूँ कि तुम्हें मैंने जितना प्यार किया है, तुमने मुझे उसका आधा भी नहीं किया। तुम परवाह चाहे ना करो, पर मैं तुम्हारी जरा सी तकलीफ भी सह नहीं सकता। बचपन में इसी पर तो हमारी कितनी लड़ाई होती की थी, सोच कर देखो। इतने दिनों के बाद जिसके लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो महिम, अगर निश्चित जानता कि उन्हें पाकर जीवन में सुखी होगे तो सारा दुख मैं हंसकर सह लेता। महिम, उनको पाकर सुखी शायद ना हो सकूं, मगर तुम्हें छोड़ दूंगा यह कैसे जाना? तुम छोड़ो ना छोड़ो, मैं तुम्हें तो छोड़ दूंगा ना, सुरेश ने कहा। लेकिन क्यों? मैं तुम्हारा भ्रम मित्र भी तो हो सकता हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। भ्रम को मैं फूटी आंखों भी नहीं देख सकता। मेरा एक भी भ्रम दोस्त नहीं है। उन्हें देख क्यों नहीं सकते? अनेक कारण हैं। एक ये है कि जो हमारे समाज को बुरा बताकर छोड़ गए, उन्हें अच्छा मानकर मैं हरगिज पास नहीं खींच सकता। तुम्हें तो पता है अपने समाज के लिए मुझे कितनी ममता है। उस समाज को जो देश के विदेश के सबके सामने बुरा साबित करना चाहता है, उसकी अच्छाई उसी की रहे। मेरा वह शत्रु है। महिम मन ही मन असहिष्णु होता जा रहा था। अच्छा, तो अब क्या करने को कहते हो तुम? जो शुरू से लगातार कह रहा हूँ। खैर, फिर भी एक बार फिर कहो। जैसे भी हो, इस युवती का मुंह तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। कम से कम 1 महीना तुम उससे मिल नहीं पाओगे। मगर उसे भी ना छूटे तो? यदि मोह से भी बड़ा कुछ हो तो? सुरेश ने जरा देर सोच कर कहा, वह सब मैं नहीं समझता महिम। मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और उससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने समाज को। हाँ, एक बार सोच कर देखो, बचपन में तुम्हें चेचक हुआ था और मुंगेर में नाव डूब जाने से हम गंगा में डूब रहे थे। भूली बात की याद दिलाई, इसके लिए मुझे माफ़ करना महिम। मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं चला, और अचानक वह पीछे मुड़कर तेजी से चला गया। सुरेश के बदन में एक और जितनी ही ज़्यादा ताकत थी, दूसरी ओर उतना ही उसका मन कोमल था, उतना ही स्नेहशील। जाने अनजाने किसी के भी दुख कष्ट की बात सुनकर उसे रोना आता। छुटपन में वह एक मच्छर मक्खी तक को नहीं मार सकता था। जैन मारवाड़ियों की देखा देखी ही कितनी बार जेब में चीनी सूजी लिए स्कूल से गैर हाजिर हो पेड़ों तले घूम घूम कर चिड़ियों को खिलाया करता था। मछली मांस खाना उसने कितनी बार छोड़ा और पकड़ा, इसका हिसाब नहीं। जिसे चाहता उसके लिए कैसे क्या करे सोच नहीं पाता। स्कूल में अपने दर्जे में महिम सबसे अच्छा लड़का था, लेकिन उसके बदन पर फटे चिथड़े कपड़े, पैरों का जूता फटा पुराना, दुबला शरीर, सूखा चेहरा, यही सब देखकर सुरेश पहले उसकी ओर आकृष्ट हुआ था, और थोड़े ही दिनों में
दोनों का यह आकर्षण बाढ़ के पानी की तरह इतना बढ़ उठा कि विद्यालय भर के लड़कों की चर्चा का विषय बन बैठा। महिम छात्रवृत्ति पाकर और उन्हीं 4 रुपयों के भरोसे वह कलकत्ते आया तथा गांव के एक मोदी की दुकान में रहकर स्कूल में दाखिला हुआ। तभी से सुरेश ने दोस्त को अपने घर लाने की हर कोशिश की, मगर उसे हरगिज राजी ना कर सका। वहीं रहते हुए कभी भूखा कभी अधपेटा रहकर महिम ने एंट्रेंस पास किया। बाद की घटना तो पहले ही कही जा चुकी है। उस दिन से हफ्ता भर महिम से भेंट ना हो सकने के कारण सुरेश उसके डेरे पर गया। किसी त्योहार के कारण आज स्कूल कॉलेज बंद थे। वहां जाने पर पता चला महिम सुबह ही जो निकला है सो अभी तक नहीं लौटा। सुरेश को संदेह नहीं रहा कि वह छुट्टी के दिन बिताने के लिए पटलडांगा के केदार मुखर्जी के यहाँ ही गया है। 7 दिन भी धीरज नहीं रख सका, दौड़ गया। पलक मारते उसके खिलाफ विद्वेष की आग अचानक लग जाने से उसका जी जल उठा। उसने जरा देर भी विचार नहीं किया, गाड़ी पर बैठ गया और कोचवान को सीधे पटलडांगा चलने को कहा और मन ही मन कहने लगा, अरे बेहया, अरे अकृतज्ञ, अपना जो प्राण इस औरत को सौंप कर तू धन्य हो रहा है, तेरा वह प्राण रहता कहाँ है? अपने प्राण की कतई परवाह न करके जिसने तेरे प्राण को 2-2 बार बचाया, उसका क्या जरा भी सम्मान नहीं? केदार मुखर्जी के घर वाली गली सुरेश को मालूम थी। थोड़ी सी पूछताछ के बाद ही गाड़ी ठीक जगह पहुंच गई। उतरकर सुरेश ने बैरे से पूछा और सीधे ऊपर की बैठक में जा पहुंचा। फर्श पर बिछाई गई गद्दी और तकिए के सहारे से लेटे एक बूढ़े से सज्जन अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने उसकी तरफ ताका, नमस्कार करके सुरेश ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम सुरेश बंदोपाध्याय है, मैं महिम के बचपन का साथी हूँ। बूढ़े ने नमस्ते किया, चश्मे को मोड़कर रखते हुए बोला, बैठिए। सुरेश बैठा और बोला, महिम के डेरे पर गया तो पता चला वह यहीं है, तो सोचा इसी बहाने आपसे भी परिचित हो लूँ। बूढ़ा, मेरा परम सौभाग्य है कि आप पधारे, लेकिन महिम 10-12 दिनों से इधर नहीं है। आज सुबह हम लोग सोच ही रहे थे कि ना जाने किस हालत में है। सुरेश मन ही मन जरा चकित होकर बोला, लेकिन उनके डेरे पर तो बताया। बूढ़े ने कहा, शायद और कहीं गए होंगे, खैर वे अच्छे हैं, सुनकर राहत मिली। आते जाते सुरेश ने जो संकल्प किया था बूढ़े के सामने आकर उसे दृढ़ ना रख सका। उनके शांत मुखड़े की धीर मृदु बातों ने उसके मन को की आँच को शीतल कर दिया। फिर भी वह अपने कर्तव्य को ना भूला। मन ही मन यह कहकर वह अपने को उत्तेजित करने लगा कि ये कितने ही भले क्यों ना हो, है तो ब्राह्मणी, लिहाजा इनका सारा शिष्टाचार ही बनावटी है। ये अबुद्धों को इसी तरह से फुसलाकर अपना काम निकाल लेते हैं, इसलिए इन शिकारियों के सामने आत्मविस्मृत होकर काम को भुलाने से नहीं चल सकता। जैसे भी हो इनके जबड़े से दोस्त को निकालना ही पड़ेगा। उसने काम की बात शुरू की। बोला, महिम मेरा बचपन का साथी है, ऐसा दूसरा दोस्त मेरा कोई नहीं। अगर इजाज़त दे तो उसके बारे में मैं आपसे 2-1 बात करूं। बूढ़े ने जरा हंसकर कहा, बखूबी से, मैंने उनसे आपका नाम सुना है। सुरेश, महिम से आपकी लड़की की शादी तय हो गई सुनता हूँ। हाँ जी, तय ही समझिए, लेकिन महिम तो ब्राह्म समाजी नहीं है, फिर भी ब्याह करेंगे आप? बूढ़े चुप ही रहे। सुरेश ने कहा, खैर यह बात भी छोड़िए, परंतु उसकी अवस्था कैसी है? बीवी बच्चों के गुजर बसर की सामर्थ्य है या नहीं? गांव में विरोधी हिंदू समाज के बीच कच्चे घर में आपकी लड़की रह सकेगी या नहीं, और कहीं ना रह सके तो महिम क्या करेगा, यह सब सोचकर देखा है आपने? बूढ़े केदार मुखर्जी उठ बैठे, बोले, नहीं, मैंने तो यह सब सुना नहीं। महिम ने कभी यह सब कहा नहीं, लेकिन मैंने सब यह सोचा है, महिम ने कहा है, और वही अप्रिय प्रसंग उठाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। अपनी लड़की को आप सोचे, अगर मेरे परम मित्र जो ऐसी जिम्मेदारी कंधे पर उठाकर बेहद बोझ से सदा जीवन मृत रहेंगे, हरगिज नहीं होने दूंगा। केदार बाबू का चेहरा फीका पड़ गया। बोले, आप क्या कह रहे हैं सुरेश बाबू? पिताजी, 17-18 साल की एक लड़की अचानक कमरे में आकर पिता के पास किसी अनजान युवक को बैठा देख स्तब्ध रह गई। कौन? अच्छा, आओ बेटी बैठो, शर्म कैसी है, अपने महिम के गहरे मित्र है। वह लड़की आगे बढ़ाई, हाथ उठाकर सुरेश को नमस्ते किया। सुरेश ने देखा, चमकता सांवला रंग, छरहरा बदन, गाल, ठोड़ी, कपाल, सारे मुख की बनावट ही बहुत अच्छी और सुकुमार। आंखों की निगाह में जरा स्थिर बुद्धि की आभा। नमस्ते करके वह करीब ही बैठ गई। उसके चेहरे को देखकर सुरेश मुग्ध हो गया। उसके पिता बोले, महिम के बारे में सुना तुमने? हम सोच रहे थे वह आ क्यों नहीं रहा। सुन लो, उसके परम बंधु हैं, कष्ट करके आए हैं, नहीं तो क्या होता कहो तो।
किसे पता था कि वह ऐसा विश्वासघाती है, इतना बड़ा झूठा है। गांव में उसका महज एक फूस का घर है। वह तुम्हें खिलाएगा क्या? उसे तो खुद खाना कपड़े का ठिकाना नहीं। ओह, कितना खतरनाक आदमी है। ऐसे आदमी के मन में इतना जहर था। सारी बातें सुनकर अचला का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन ना जाने किसने सुरेश के मुंह पर भी कालिक पोत दी। वह उस लड़की की ओर अवाक देखता हुआ काठ के पुतले सा बैठा रहा। सुरेश ने सोचा उसका निष्ठुर सत्य अचला के कलेजे में गहरा बिंध गए, लेकिन पिता ने उसका ख्याल तक न किया, बल्कि बेटी को ही इशारा करके कहने लगे, सुरेश बाबू, आप सच्चे मित्र का कर्तव्य करने आए हैं। हम जिससे भ्रम में भी इस पर अविश्वास न करें। यह कठोर हो, अप्रिय हो, पर सच्चा प्रेम नहीं। माँ जब बीमार बच्चे को खाना नहीं देती तो क्या उसे बेरहम नहीं लगती? लेकिन फिर तो उसे वह काम करना ही पड़ता है। सच कह रहा हूँ सुरेश बाबू, महिम हमारे ऊपर ऐसा जुल्म कर सकता है, सपन में भी ना सोचा था। 2 साल पहले ब्रह्म समाज में उनके बात व्यवहार से मुग्ध होकर मैंने खुद ही घर बुलाकर अचला से उनका परिचय कराया। उसका यही बदला। उफ, इतनी बड़ी प्रवंचना अपने जीवन में नहीं देखी। अंदर के आवेग से खड़े होकर केदार बाबू कमरे में चहलकदमी करने लगे। सुरेश और अचला सिर झुकाए चुप बैठे रहे। केदार बाबू सहसा ठिठक कर बोले, नहीं बेटी, अचला यह नहीं होने का, किसी सूरत में नहीं। सुरेश बाबू, आप जैसे सबसे ऊपर कर्तव्य को ही रखकर मित्र का काम करने आए हैं, वैसे ही मैं भी कर्तव्य को ही सामने रखकर पिता का काम करूंगा। अचला से महिम का संबंध जितना आगे बढ़ गया है, ऐसे में बिना प्रमाण के अगर उसके लिए घर का दरवाजा बंद कर दे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए जरा प्रमाण चाहिए। आप यह ना सोचे सुरेश बाबू कि आपकी बात पर हमने यकीन नहीं किया, लेकिन यह भी अपना कर्तव्य है। क्यों बेटी, प्रमाण लेना ठीक है या नहीं? दोनों ही चुप बैठे रहे। उचित अनुचित कोई राय किसी ने जाहिर ना की। जरा देर रुककर केदार बाबू ही बोले, लेकिन सबूत का भार आप पर ही रहा सुरेश बाबू। महिम की आर्थिक स्थिति की बात तो दूर रही, उसका घर किस गांव में है हम तो यह भी नहीं जानते। बैरे ने आकर खबर दी कि नीचे विकास बाबू खड़े हैं। सुनकर केदार बाबू सूख से गए। बोले, आज तो उनके आने की बात ना थी। अच्छा, उनसे कहूँ मैं आ रहा हूँ। पलट कर बोले, मुझे 5 मिनट के लिए माफ़ करना होगा सुरेश बाबू, मैं इस आदमी को विदा कराऊँ? जब आ गया है तो मिले बिना तो जाएगा नहीं। बेटी अचला, सुरेश बाबू को अपना परम हितैषी समझना। जो जानना चाहो इनसे जान लो, मैं अभी आया। कहकर वे नीचे उतर गए। एक दूसरे को देखकर दोनों ने सिर झुका लिया। जरा देर चुप रहकर सुरेश ने धीरे से कहा, मैं महिम के बचपन का साथी हूँ, लेकिन उसके व्यवहार से आप लोगों के सामने मेरा सिर नीचे हो गया। अचला ने धीरे से कहा, इसके लिए आपको लज्जित होने का कोई कारण नहीं। सुरेश, आप क्या कहती हैं? उसकी इस कपट आचरण से, ऐसे पाखंड से दोस्त के नाते मैं शर्मिंदा ना हूँ तो कौन हो कहिए। लेकिन तभी तो मुझे सोचना चाहिए था कि जब उसने मुझसे शुरू से आखिर तक छिपाया, तब इसके अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। अचला, असल में हम ब्रह्म समाजी हैं। आप इस समाज के किसी से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते, शायद इसलिए उन्होंने आपसे जिक्र ना किया हो। बात सुरेश को अच्छी ना लगी। अचला उसी के सामने महिम का दोष काटना चाहेगी यह उसने नहीं सोचा था। सूखे कंठ से पूछा, शायद यह बात आपने महिम से सुनी होगी। अचला ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, उन्होंने ही कहा था। सुरेश, देखता हूँ मेरे दोष को कहना नहीं भूला। अचला जरा हफीका हंसकर बोली, दोष की क्या बात है? हर आदमी की प्रवृत्ति एक नहीं होती। जो लोग आप लोगों से नाता तोड़कर चले गए हैं, वे अगर आपको अच्छे ना लगे तो इसमें मैं कोई दोष नहीं मानती। यह बात सुरेश के मन के लायक थी। कहीं और सुनता तो शायद उछल उठता, लेकिन इस मितभाषिनी ब्रह्म युवती के मुंह से ब्राह्म समाज पर अपनी वितृष्णा की बात सुनकर आज उसमें जरा भी आनंद का उदय नहीं हुआ। वास्तव में इस दलबंदी की मीमांसा सुनने के लिए उसने बात कही भी ना थी, बल्कि जवाब में सुनना चाहता कि उसने महिम से उसके सद्गुण का और विवरण सुना है या नहीं। अचला शायद उसकी इस गोपन अभिलाषा को तोड़ नहीं सकी, इसलिए सवाल का सीधा जवाब देकर चुप हो गई। सुरेश, आप लोगों से मुझे सामाजिक चिन्ह है या नहीं इसकी चर्चा महिम करे, लेकिन उस पर मुझे जरा भी विद्वेष नहीं। यह आप मुझसे सुनकर भी अविश्वास ना करें, फिर शायद मैं उसके घर की बात करने यहाँ नहीं आता, अगर उस दिन वह मुझसे सच्ची बात नहीं छिपाता। लेकिन तो वे झूठ बोलते ही नहीं, अचला ने कहा। अब सुरेश सचमुच ही हतबुद्धि सा हो गया।
एक औरत के मुंह से ऐसा शांत लेकिन दृढ़ प्रतिवाद भी निकल सकता है? जरा देर तक सोच ही ना सका, लेकिन जरा ही देर के लिए जीवन में उसने संयम नहीं सीखा। सो दूसरे ही क्षण रुखे स्वर में बोला, माफ़ करें मुझे, वह मेरा बाल्य बंधु है। मैं आपसे कुछ कम नहीं जानता। अपने को यहाँ फंसा कर साफ इनकार करने को मैं सत्यवादिता नहीं कह सकता हूँ। अचला ने वैसे ही शांत स्वर में कहा, उन्होंने खुद तो अपने को यहाँ नहीं फंसाया। सुरेश, आपके पिताजी ने तो यही कहा। इसके सिवा अपनी गई बीती हालत को आप लोगों से छिपाने की भी सत्यप्रियता नहीं कह सकते। बाल बच्चों के भरण पोषण की असमर्थता औरों के निगटना सही, आपसे तो अकपट रूप से कहना चाहिए था ना। अचला चुप रही। सुरेश कहने लगा, आप जो उसकी भूल को ढकने की इतनी कोशिश कर रही हैं, आप ही बताएं, भला सारी बातें पहले मालूम हो जाती तो आप इतनी छूट दे सकती थी उसे? अचला चुप रही। उससे कोई जवाब ना पाकर सुरेश और भी जोश में आ गया। उसने कहा, उसने मेरे सामने साफ कबूल किया है कि कलकत्ते में आपको रखने की ना तो उसका साध्य है ना इरादा। अपने उस छोटे से गांव में बिल्कुल विरोधी हिंदू समाज में अपने जीर्ण कच्चे घर में वह आपको रखेगा। यह बात क्या उससे आपसे बता देनी नहीं चाहिए थी? इतना दुख उठाने को आप तैयार हैं या नहीं, यह पूछना अभी क्या उसने जरूरी नहीं समझा? उसने आंख उठाई, देखा अचला चिंतित से सिर झुकाए बैठी है। जवाब मिलने पर भी सुरेश समझ गया कि उसकी बातों ने असर किया। बोला, देखिए, आपसे इस समय मैं सच यही कहूँगा। आज मैं सिर्फ अपने मित्र को बचाने का ही संकल्प लेकर आया था। वह किसी आफत में ना पड़े, यही अपना उद्देश्य था। लेकिन यहाँ आकर देखता हूँ कि उसके बजाय आपको बचाना मेरा बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि उसकी मुसीबत है मोली हुई, मगर आप अंधेरे में कूद रही हैं। अभी अभी जब आपके पिताजी सबूत की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप रहे थे, तब जी में आया था कि यह भार मैं लूँगा, परंतु अब देखता हूँ कि यह भार मुझे लेना ही पड़ेगा, नहीं तो अन्याय होगा। अचला, लेकिन सुनकर वे क्या दुखी ना होंगे? सुरेश, मगर कोई उपाय नहीं? जिसने पाखंडों की भांति आपसे इतनी बड़ी प्रवंचना की है, मित्र होते हुए उसकी चिंता करने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। मगर मुसीबत तो यह है कि मैं भी उसके गांव का नाम नहीं जानता। किसी तरकीब से यदि जान पाया तो सुबह ही वहां जाऊंगा और सारे सबूत आपके पिताजी को देकर मित्र के पाप का प्रायश्चित करूंगा। अचला ने कहा, लेकिन आप इतनी तकलीफ उठाएंगे क्यों? पिताजी से कहिए अपने किसी विश्वासी आदमी को भेजकर सब पता कर ले। 24 परगने का राजपुर ग्राम अधिक दूर तो नहीं है। सुरेश ने अचरज से कहा, राजपुर गांव का नाम तो आप जानती हैं, देख रहा हूँ और भी कुछ मालूम है। अचला ने सहज भाव से कहा, आपने जो कुछ कहा उतना ही मैं भी जानती हूँ। राजपुर के उत्तर टोले में मिट्टी का एक घर है, अंदर केवल 3 कमरे, बाहर चंडी मंडप और उसी में गांव की पाठशाला बैठती है। सुरेश, उसकी पारिवारिक अवस्था? उसके बारे में आपने जो कहा वही, नाम को जायदाद है, इसी तरह दुख कष्ट से पेट भरता है। तब तो देखता हूँ आप सभी जानती हैं। अचला, इतना ही नहीं, एक दिन इतना ही उनसे पूछा था कि और आप जानते हैं वे कभी झूठ नहीं कहते। सारा चेहरा स्याह करके सुरेश बोला, जब आपको सब कुछ ही मालूम है, फिर तो आप लोगों को सतर्क करने के लिए मेरा आना बेकार हुआ। देख रहा हूँ उसने आपको धोखा नहीं देना चाहा। अचला, मुझे कुछ कुछ मालूम है, मगर आप तो मुझे बताने नहीं आए। जिन्हें बताने आए हैं अभी तक वे कुछ भी नहीं जानते। आप कहें तो मैं जितना भर जानती हूँ बतला देती हूँ। सुरेश ने उदास होकर कहा, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे महीम को सब कुछ कहकर उससे माफ़ी मांगनी होगी, तब कहीं चैन मिलेगा। इसकी भी की ज़रूरत क्या है? अचला ने पूछा। सुरेश फिर उत्तेजित हो गया, बोला, ज़रूरत नहीं है। अनजाने उस पर झूठी तोहमत मैंने लगाई है। कितना बड़ा घोर अपराध किया है, यह क्या आपने नहीं समझा? अचला थोड़ी देर चुप रहकर धीरे से बोली, बल्कि मेरा कहा मानिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं सुरेश बाबू। मनी मन माफ़ी मांगने के बजाय जाहिर से मांगना ही बड़ी चीज़ है। नहीं, यह मैं नहीं मानती। जब उन्हें सुनते ही पीड़ा पहुंचेगी तब बताने से क्या लाभ। मैं बल्कि पिताजी को भी मना कर दूंगी, आपकी बात उन्हें ना बताए। सुरेश, अच्छा। कुछ देर चुपचाप अचला को देखते रहकर बोला, मैं एक बात बराबर गौर करता रहा हूँ कि आपकी कोशिश यही है कि महीम को किसी वजह से चोट ना पहुँचे। खैर वही सही, मैं उससे कुछ भी नहीं कहूँगा। उसके बारे में आज मेरे मन में जितनी बातें आई वह भी नहीं कहना चाहता। पर एक बात आपसे कहे बिना विदा नहीं ले पा रहा हूँ। जी कहिए। सुरेश, उससे माफ़ी ना मांग पाया पर आपसे मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ करिए, कहकर उसने हाथ जोड़ ली।
छी छी छी, ये आप क्या कर रहे हैं, कहकर अचला ने उसके हाथ पकड़ लिए, फिर झट उन्हें छोड़कर कहा, यह कैसा अन्याय है, कहिए तो। कहते कहते उसका चेहरा शर्म से तमतमा उठा। सुरेश के सारे बदन के रोए खड़े हो गए। इस अनोखे स्पर्श, सलज मुख, अनूठी लाल आभा ने लम्हे भर में उसे एक बार की बेबस बना दिया। वह नज़र झुकाकर कुछ क्षण स्तब्ध होकर धीरे से बोला, नहीं, मैंने कोई अन्याय नहीं किया, बल्कि अपने हजारों अन्यायों में से अगर कोई उचित काम हुआ है तो यही है। आप क्षमा कर दें, मेरा मन का सारा शोक धुल जाएगा। अचला कातर होकर बोली, ऐसी बात हरगिज ना करें। यह भी सुना है आपने? क्या सुना है? आपसे बड़ा हितैषी उनका है कौन? नहीं, शायद आपके सिवा और कोई नहीं है, और इसी नाते तो हम दोनों। अचला के चेहरे पर तनिक ललाई दौड़ गई। वह बोली, हाँ, बंधु हुए जब इन्हें मौत के करीब से खींच लिया आपने, इसलिए उनके लिए आपको किसी भी बारे में मैं अन्याय नहीं सोच सकती। आप मन में कोई शोभ, कोई लज्जा ना रखें, और क्षमा के उच्चारण से अगर आपको संतोष हो तो वह भी कहने को तैयार थी, बशर्ते मेरी जबान पर वह अटकता नहीं। खैर, जरूरत थी। सुरेश उठ खड़ा हुआ। आपके पिताजी से भेंट नहीं हुई, वे शायद समझ गए। हो सकता है महिम के साथ मैं कभी आ जाऊं। नमस्ते। अचला ने हल्का हंसकर कहा, नमस्ते, लेकिन उनके साथ आना होगा। सच कह रही हो? हाँ सच, मेरी खुशकिस्मती है। सुरेश ने एक बार फिर नमस्कार किया और चला गया। बाहर जाने पर मानो नशे में हो, सुरेश का देह मन डगमगाने लगा। तेज धूप उस समय निस्तेज होती जा रही थी। उसने गाड़ी लौटा दी और पैदल ही चल पड़ा। इच्छा थी कि कलकत्ते की भीड़ भरी हलचल वाली सड़कों पर अपने को एक बारगी मग्न करके जरा विचार कर ले। अचला की शक्ल, सूरत, बनावट, भाषा, व्यवहार शुरू से अंत तक बार बार याद आने लगे और मन में अपने आप को बहुत छोटा लगने लगा। उस मुखड़े में सौंदर्य की अलौकिकता नहीं थी। बातों में, व्यवहार में, ज्ञान, विद्या, बुद्धि का कोई वैसा अनोखापन भी कहीं नहीं छलका। फिर भी ना जाने कैसे उसे ऐसा मालूम होने लगा जैसे अभी अभी वह एक ऐसी विस्मयकारी वस्तु देखकर आया है जो आज तक कहीं नजर नहीं आई। चलते चलते वह घड़ी घड़ी अपने आप से पूछने लगा, यह अचरज क्यों? किस बात ने उसे आज इस कदर अभिभूत कर दिया? उस युवती में कोई ऐसी चीज उसने देखी जिससे अपने आप को हीन सोचते हुए भी उसका हृदय एक अनजानी सार्थकता से भर गया। उस युवती का वास्तविक कोई परिचय अभी तक उसे भाग्य से प्राप्त नहीं हुआ, परंतु वह बड़ी है, बहुत ऊंची, उसे प्राप्त करना किसी भी पुरुष के लिए दुर्भाग्य नहीं। यह संशय एक बार भी उसके मन में क्यों नहीं आया? सोचते सोचते उसकी विचारधारा एक बार ठीक जगह पर चोट कर बैठी। उसे लगा शिक्षा, ज्ञान, उम्र, इन सभी बातों में उससे छोटी होने के बावजूद महज कुछ क्षणों की बातचीत ने उस युवती ने जो उसे इस प्रकार से पराजित कर दिया, वह सिर्फ अपने असाधारण संयम के बल से। इसलिए वह इतनी शांत होते हुए भी इतनी दृढ़ थी, और इतना सब जानते हुए भी ऐसी मौन। महिम के बारे में जब वह प्रगल्भ की तरह बकता ही चला जा रहा था, तब वह सिर झुकाए चुपती सहती गई थी, और जरा देर के लिए भी चंचल होकर उसने नहीं देखा, तर्क नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, उसे अपने को छोटा नहीं बनाया। हर समय उसने अपने को जब्त किया, छिपाया, जबकि कोई भी बात उससे छिपी ना थी। महिम को वह कितना प्यार करती है यह उसने बताया नहीं जरूर, लेकिन उसकी अटूट श्रद्धा किसी प्रकार भी टूटी नहीं। यह बात उसने किस प्रकार आसानी और संक्षेप से बता दी। अनेक गलियों का चक्कर काटकर सुरेश सांझ के बाद घर लौटा। बैठक में कदम रखते ही उसने अवाक होकर देखा। आंख पर हथेली रखे महिम एक कोच पर पड़ा है। वह उठ बैठा, बोला, आओ सुरेश। अरे, कहकर सुरेश धीरे धीरे एक कुर्सी लेकर बैठ गया। यह विद्या महिम से ही उसने सीखी है, और अच्छी तरह सीखी है। यह बात खुद से बहुत बार कहने लगा। उसमें बचपन से ही संयम की कमी थी, इसलिए दूसरे किसी में उसकी इतनी अधिकता देख उसका शिक्षित भला अंतःकरण खुद ही उस गौरवमयी के चरणों में झुककर अपने को धन्य समझने लगता। महिम कभी कभी ही आता, इसलिए जब आता सुरेश का स्वागत जरा बड़ा चढ़ाकर होता। आज लेकिन उसकी बात ही ना सुनी। महिम ने हैरान होकर कहा, डेरे पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि तुम गए थे। सोचा कृपया करके एक बार दर्शन दे आऊं,
क्यों, कितने दिनों के बाद आए हो, सोच सकते हो? महिम ने हंसकर कहा, जरूर। करूँ क्या, फुर्सत ही नहीं मिली। और गौर किया करके देखा तो गैस की रोशनी में सुरेश का चेहरा बड़ा सूखा सा और कठोर लग रहा था। उसे प्रसन्न करने के ख्याल से स्निग्ध स्वर में फिर बोला, तुम्हारा बिगड़ना उचित है, यह मैं 1000 बार स्वीकार करता हूँ, मगर यकीन मानो सच ही समय नहीं मिलता। आजकल जरा पढ़ाई का दबाव बढ़ गया है ना, और सुबह शाम कुछ ट्यूशन। अच्छा, ट्यूशन भी शुरू हो गया है? इस बात का जवाब महिम टाल गया। बोला, मेरी तलाश में गए थे, खास काम था क्या? सुरेश ने कहा, हाँ, आज तुम नहीं आए होते तो कल सवेरे मुझे फिर से जाना पड़ता। कारण जानने के लिए महिम उत्सुक होकर देखने लगा। बड़ी देर तक उसके पैरों के जूतों की ओर ताकते हुए रहकर उसके बाद सुरेश बोला, इस बीच तुम शायद केवल केदार बाबू के यहाँ नहीं गए हो? महिम, नहीं। क्यों नहीं गए? मेरी वजह से ना। अच्छा, उस वचन से मैं तुम्हें बरी किए देता हूँ, मन माना वहाँ जा सकते हो। महिम हंसा, नहीं जाऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी, यह तो मुझे याद नहीं आता। सुरेश, ना हो तो ठीक ही है, फिर भी मेरी ओर से कोई बाधा नहीं। यह अनुग्रह है या निग्रह है? सुरेश, तुम्हें क्या लगता है महिम? सदा जो लगता है वही। मेरी सनक है ना। खैर, जो चीज़ चाहे सोच सकते हो, कोई ऐतराज नहीं। अब वह रोक मैंने हटा ली, तुम जा सकते हो। इसका कारण पूछ सकता हूँ? ख्याल का कोई कारण भी होता है? तुम्हारे पूछने से ही मुझे बताना पड़ेगा। महिम जरा देर चुप रहकर बोला, लेकिन सुरेश, तुम्हारे ख्याल के चलते ही सारी दुनिया को रोक लग जाएगी और उठ जाएगी। ऐसा ही तो शायद अच्छा ही हो, मगर वास्तव में ऐसा नहीं होता। जहाँ तुम्हें कोई बाधा नहीं, वहाँ मुझे बाधा हो सकती है। इसके माने उस रोज़ तुमने ब्राह्मण महिलाओं के बारे में जो जो कहा, मैंने उन पर सोच कर देखा। खैर, तुमने कहा था कि 1 महीने में मेरे लिए एक लड़की ठीक कर दोगे, उसका क्या हुआ? सुरेश ने नज़र उठाकर देखा। गंभीरता की आड़ लेकर महिम मजाक उड़ा रहा है। उसने भी गंभीर होकर कहा, मैंने सोचकर देखा महिम, घटकली यानी मतलब जो ब्याह कराते हैं उन्हें कहा जाता है। घटकली मेरा पेशा नहीं। उसके बाद हंसकर बोला, मगर मजाक छोड़ो, अब तक तुमने मेरी इज्जत रखी, इसके लिए 1000 धन्यवाद। लेकिन आज मेरा हुक्म मिल गया तो कल सुबह ही एक बार वहाँ जा रहे हो ना? नहीं, कल सवेरे मैं घर जा रहा हूँ। लौटोगे कब? 10-12 दिन लग सकते हैं, महीना भर भी हो सकता है। महीना भर? नहीं, यह ना होगा। अचानक झुककर सुरेश महिम के हाथ खींचकर अपने हाथ में लेते हुए बोला, ना, मुझे और दोषी मत करो महिम, कल सवेरे ही तुम वहाँ जाओ, वे शायद राह देख रही हैं। कहते कहते उसका सवर कांप गया। महिम को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सुरेश का हठात ऐसा आवेग कंपित स्वर, ऐसा जबरदस्त अवरोध, और खासकर एक ब्राह्मण महिला के लिए यह आदर। वह विहल उठा। कुछ देर एकटक अपने दोस्त की ओर देखते रहकर बोला, कौन मेरी राह देख रही है? सुरेश, केदार बाबू की लड़की। सुरेश ने अपने को संभाल कर कहा, देख भी तो सकती है। महिम फिर कुछ देर तक सुरेश की ओर देखता रहा। इस बीच बेबुलाए ब्राह्मण परिवार में जाकर वह परिचित भी हो सकता है, यह भावना उसके मन में उत्पन्न नहीं हुई। थोड़ी देर मौन रहकर वह बोला, भाई, मैं हार मानता हूँ, तुम्हारा आज का यह व्यवहार मेरी समझ से परे है। ब्रह्म लड़की राह देख रही है, तुम्हारे मुंह से यह ऐसी बात का मतलब समझना मेरे लिए असंभव है। सुरेश, ठीक है, यह बात कभी बताऊंगा। अभी यह कहो, कल एक बार जा रहे हो वहाँ? नहीं, कल असंभव है, मुझे सुबह की ही गाड़ी से जाना है। कुछ मिनटों के लिए भी नहीं जा सकते? नहीं, वह भी नहीं। मगर तुम्हें हुआ क्या है, यह तो बताओ। वह बात कभी बताऊंगा, आज नहीं। अच्छा है, मैं जाकर तुम्हारी खबर दे आऊँ। महिम और हैरान हो गया। दे आ सकते हो, लेकिन इसकी कोई तो ज़रूरत नहीं। सुरेश, ना ज़रूरत हो, ज़रूरत ही तो सब कुछ नहीं। परिचय देने से वे मुझे पहचानेंगे? हाँ, एक बार तो ज़रूर पहचान जाएंगे। सुरेश, वह काफ़ी है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, यह कहने से पहचान लेंगे? हाँ। सुरेश अब जरा हंसने की कोशिश करने लगा। पहचानेंगी? एक घोर भ्रम विद्वेष बंधु के आते। लेकिन यही तो तुम्हारा प्रधान गर्व है सुरेश, महिम ने कहा। सुरेश बोला, बेशक। कहकर कुछ काल चुपचाप धरती की तरफ ताकता रहा और अचानक उठ खड़ा हुआ बोला, आज मुझे बेहद नींद लग रही है महिम, चला सोने। और वह अनमन ऐसा धीरे धीरे चला गया। मन ही मन सुरेश निसंशय सोच रहा था कि बात को महिम चाहे जैसे टाले, पर वह उसी के अनुरोध के कारण अचला से भेंट करने को नहीं जा रहा था। पर चाहे वह जितना ही करता हो, मगर अभी तक एक ब्राह्मण लड़की के आगे अपने बाल्य बंधु को छोटा तो नहीं दिखा सकता। ऐसी बात कल भी सुनी होती तो गर्व से उसकी छाती 10 हाथ फूल उठती। सुने
बिछौने पर आज, लेकिन इस बात पर उसे आनंद ना मिला। वह उसे केवल यही लगने लगा कि वह किसी न किसी दिन गपशप हंसी मजाक में अजीब सी होकर यह बात अचला के कानों पहुंचेगी। उस दिन सुख की गोदी में बैठी वह अपने पति के इस निकम्मे मित्र की विफल ईर्ष्या का कोई मतलब नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन मजाक में भी वह मितभाषिणी कभी कोई सवाल पूछ नहीं सकेगी और मन ही मन हंसकर कहेगी, मित्रता के अत्यंत अभिमान से आदमी ने नाहक ही इतना परिश्रम किया, व्यर्थ ही कि कुड़न और जलन से कितना जलता रहा। रात उसे अच्छी तरह नींद नहीं आई और जितनी बार नींद खुली उतनी बार ये कड़वी चिंताएं दिखाती हुई कह गई, दूसरे के लिए ऐसे सिर दर्द का रोग तुम्हारा कब छूटेगा सुरेश। सुबह उठकर वह उस दिन के किसी काम में चित ना लगा सका और दिन चढ़ते चढ़ते गाड़ी से केदार बाबू के यहाँ जा पहुंचा। ब्यारा ने बताया, बाबू अलीपुर कचहरी गए हैं, लौटने में 3-4 घंटे देर भी हो सकती है। सुरेश लौटने को हुआ तो पूछा, दोनों ही निकल गए? ब्यारा समझ ना सका, बोला, यह तो मैं नहीं जानता बाबू। सुरेश मुश्किल में पड़ गया। मकान मालिक की गैर मौजूदगी में उनकी जवान लड़की के बारे में पूछना ब्राह्म परिवार में शिष्टता के विरुद्ध है या नहीं वह स्थिर न कर सका, लेकिन उसे ज़रूरत लड़की से ही तो थी। बोला, तुम्हारे मालिक को लौटने में इतनी देर भी तो हो सकती है, मैं आधा घंटा इंतजार ही करके देख लूँ। बैरे ने सुरेश को ले जाकर बैठक में बिठाया। दीदी जी हैं, उन्हें खबर कर दूँ? कहकर वह जवाब के लिए ताकता रहा। उसने कल ही देखा था कि अचला इस भले आदमी के सामने होती है। मन की तीव्र उत्सुकता को जी जान से दबाते हुए सुरेश ने कहा, उन्हें खबर दोगे? अच्छा दो, ना हो तो तब तक उन्हीं से ही 2-1 बातें की जाए। बैरा चला गया और तुरंत बगल के दरवाजे का पर्दा हटाकर अचला कमरे में आई। सुरेश उठ खड़ा हुआ, बोला, महीम तो घर चला गया, मैंने उससे कई बार कहा कि आपसे मिल ले, लेकिन नहीं आया, ऐसा ही कुछ। अचला का चेहरा एक पल के लिए सफ़ेद हो गया, मगर नमस्ते करके वह पास के एक चौकी पर बैठकर धीरे से कहा, जाना शायद बहुत ज़रूरी होगा, घर में किसी की तबीयत तो खराब नहीं हुई? नमस्कार करते देख अप्रतिभ होकर सुरेश ने प्रति नमस्कार किया और अपनी अनावश्यक उत्तेजना से अचला की शांत गंभीर बातों को तौलकर 100 गुना लज्जित हुआ। अपनी आवाज़ को भरसक संयत और स्वाभाविक करके बोला, ज़रूरत जो भी हो, चाहे वह ऐसी भयानक भी क्या हो सकती है कि 2 मिनट के लिए भी आकर आपसे कह नहीं जा सकता। फिर जब यह ठिकाना ना हो कि लौटेगा कब, आप ही कहें, घर में उसका है कौन जिसकी बीमारी में उसे इस तरह जाना पड़े? मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। अचला के होठों पर एक लजीली स्निग्ध हंसी खेल गई। बोली, चूंकि अभी कोई नहीं है इसलिए आपने ऐसा कहा, होती तो आप भी इसी तरह कहकर चल देते। यह तो मैं जोर देकर कह सकती हूँ। कुर्सी पर जोरों की एक थाप जमाकर सुरेश ने कहा, हरगिज़ नहीं, आप मुझे नहीं पहचानती। तभी ऐसा कहा, पहचानती तो नहीं कह सकती थी। अचला बोली, ठीक तो है, अब पहचान लूँगी, और कोई होगा तो जान भी सकूँगी, क्या ख्याल है? सुरेश, जरूर जरूर, 100 बार। इसके सिवा महीम जैसे मित्र से मैं अपनी कोई बात छिपा भी नहीं सकता और छिपाना ठीक भी नहीं समझता। कहकर हठात उत्तेजित हो बोल उठा, आप कहती हैं कोई होगी तो जानेगी, मगर मैं कहता हूँ आपको बिना बताए आपकी राय लिए बिना नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको महीम से अलग नहीं कर देखता और मेरे में ये मजाल भी नहीं। आज मेरे लिए आप दोनों अभिन्न हैं। अचला ने सलज मुखड़ा हिलाकर कहा, अच्छा तब तो देखा जाएगा, लेकिन शुभ दिन आने तक मैं आपके मित्र को दोषी तो नहीं ठहरा सकती सुरेश बाबू। सुरेश अचानक गंभीर होकर बोला, यह आपकी मर्जी, पर मुझे जांचने का शुभ दिन इस जन्म में आएगा या नहीं संदेह है। खैर छोड़िए, आज सुबह ही आपके यहाँ क्यों हाजिर हुआ मालूम है? कल रात में सो ना सका और ना आता तो आज भी ना सो पाता। यह समझता था मैंने बहुत अपराध किए, आज एक एक आपके सामने स्वीकार कर जाऊंगा, इसलिए मैं आया हूँ। सुरेश की प्रबल विरुद्धता अचला से छिपी ना थी, इसलिए शंकित सी हो वह चुप देखती रही। सुरेश कहने लगा, कल शाम के बाद घर लौटकर देखता हूँ कि महीम बैठा है। हाँ, आप जरूर जानती हैं कि मैं ब्राह्मणों को फूटी निगाहों यानी ब्रह्म समाज को वैसा अच्छा नहीं समझता। हाँ, मैं जानती हूँ। सुरेश, क्यों ना जानेंगी, परंतु यह भी ना भूलें कि तब मैं आपको पहचानता ना था, इसलिए मैंने महीम से आग्रह किया कि कम से कम 1 महीना वह यहाँ ना आए। जानती हैं क्यों? अचला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मगर शायद यह आपने सोचा होगा कि पुरुषों को कुछ भूलने के लिए 1 महीना काफ़ी है, उससे ज़्यादा लगना उचित नहीं। सुरेश ने विनीत भाव से इस चोट को ग्रहण कर लिया। कहा,
मैं सदा का अबोध हूँ, शायद मन में ऐसा कुछ सोचा। इसके सिवा आपके विरुद्ध एक भयानक षड्यंत्र था। मैंने शपथ ली थी कि 1 महीने के अंदर कहीं लड़की ठीक करके मैं महिम का ब्याह कर दूंगा। जैसे भी हो उसे इससे रोकना है। मेरा मित्र होकर वह एक स्त्री के मुंह में समाज को छोड़कर चला जाए, यह ना हो सके। रुकी सांस छोड़कर अचला ने कहा, ठीक है फिर? उसके फीके मुखड़े कोई और देखकर सुरेश जरा मुस्कुराया। बोला, उसके बाद डरने की बात नहीं, मैंने वह पाप इच्छा छोड़ दी है। आज आपके सामने यह कबूल करता हूँ। एक रात मैंने आपसे भेंट कर जाने के लिए उससे बड़ा अनुरोध किया। एक दिन मेरा अनुरोध उसने माना था, कल नहीं माना। आपसे मिले बिना ही वह कलकत्ते चला गया। अचला, जाने का कोई कारण नहीं बताया? नहीं, काम, बस यही। अचला और एक निश्वास छोड़कर मानो अपने आप से कहने लगी, जरूरत और जरूरत, सदा से उनसे यही सुनती आई हूँ। जरूरत ही सदा उनका सर्वस्व है। सुरेश, खत डालकर भी तो आपको बता सकता था। नहीं, वे खत नहीं लिखते। सुरेश ने कुछ देर चुप रहकर नजर उठाकर देखा। बोला, कभी यह भी नहीं बताता कि कौन सी जरूरत है। उसका सुख दुख भला बुरा सब मानो उसका अकेले का है, स्वार्थी। कभी किसी को हिस्सा ना लेने दिया। इसके लिए बचपन से वह मुझे कितना सताता आया है, इसका ठिकाना नहीं। निष्ठुर, लगातार उपवास कर करके वह मेरे खाने पहनने को विषाक्त करता रहा, मगर कभी उसने मेरी खातिर भी मेरे हाथ से कुछ ना लिया। मुझे डर है कि जिस संग दिल से मुझे कभी सुख नहीं मिला, उसके साथ आप ही क्यों सुखी हो सकेंगी? देखते ही देखते उसकी दोनों आंखें आंसू से छलछला उठी। झटपट पहुंचकर जबरदस्ती जरा हंसते हुए बोला, मेरा बाहरी रूप देखने में बड़ा सख्त है, लेकिन अंदर से उतना ही दुर्बल। महिम इसका ठीक उल्टा है, पर तो भी हमारी जैसी मित्रता दुनिया में शायद बहुत कम होगी। नजर झुकाए अचला ने धीमे से कहा, मुझे मालूम है सुरेश बाबू, और यह भी जानती हूँ कि वह मैत्री आज भी वैसे ही अक्षय बनी हुई है। बचपन की सारी पुरानी स्मृतियां सुरेश के कलेजे में आलोड़ित हो उठी। आंसू रूधे स्वर में बोला, जब मालूम ही है तो आज मुझे यह भीख दें कि अनजाने में आप लोगों से जो दुश्मनी मैंने की, वह अपराध अब कलेजे में ना भींधे। उसकी आवाज आवेग से फिर रूंध गई। अचला का हृदय भी मानो डोल उठा। उमड़ते हुए आंसू को छिपाने के लिए मुंह फेरते हुए उसने देखा, पिता द्वार पर खड़े हैं। सुरेश को देखकर केदार बाबू ने खुश होकर कहा, अरे सुरेश बाबू। सुरेश ने खड़े होकर नमस्ते किया। उन्होंने आसन ग्रहण करते हुए ही पूछा, महिम की क्या खबर है? उसका तो पता ही नहीं। वह जरूरी काम से सुबह की गाड़ी से घर चला गया, यही कहने आ गया। केदार बाबू ने हैरत में आकर कहा, घर चला गया? और फिर अचानक जले भुने से कहने लगे, वह घर जाए या कहाँ जाए हमें कोई मतलब नहीं, मगर तुम बेटे समय मिलने पर तो घर के लड़के जैसे हो, आया करो, मुझे बड़ी खुशी होगी। मगर तुम्हारा मिथ्याचारी मित्र रतन अब कभी अपना मुंह ना दिखाए। भेंट हो तो कह देना, उसे हया चाहिए ना चाहे, कम से कम अपमान का डर तो रहे। सुरेश गर्दन झुकाए बैठा रहा। उसके मन के भाव का अनुमान करने की कोशिश करते हुए वे बोले, नहीं नहीं, इसमें तुम्हें शर्म महसूस करने की कोई वजह नहीं, बल्कि कर्तव्य करने का गौरव है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुमने किस बड़ी मुसीबत से हमें बचाया। हम किस हद तक तुम्हारे कृतज्ञ हैं। लड़की की ओर देखकर बोले, मैं कल से ही चकित हूँ अचला कि उसने सुरेश जैसे लड़के से कैसे दोस्ती की थी, और वह दोस्ती उसने कायम कैसे रखी। फिर थोड़ा रुक कर बोले, जो यह कर सकता है वह हम जैसे दो निरीह जीवों को छल सकता है। यह बड़ी बात नहीं, मानता हूँ, मगर यह भी गजब ही है कि वह कैसा आदमी है। क्या है, मेरे जैसे प्रवीण आदमी ने भी कभी पूछताछ की जरूरत महसूस न की। सुरेश कुछ बोला नहीं। वह सिर उठाकर केदार बाबू की तरफ ताक भी न सका। केदार बाबू ने जरा देर इंतजार करके अपनी पोशाक की ओर देखकर कहा, मुझे बहुत सी बातें पूछनी है बेटे, तुम जरा बैठो, मैं कपड़े बदलाऊं। कहकर वे जाने लगे। तभी सुरेश ने कहा, मुझे देर हो चुकी है, आज मैं चलूं, फिर कभी आऊँगा। कहकर व्यस्त होकर उठ खड़ा हुआ और किसी तरह नमस्कार करके तुरंत निकल पड़ा। लेकिन अगले ही दिन वह वहाँ फिर दिखाई पड़ा, और उसके दूसरे दिन भी ठीक उसी समय उसकी गाड़ी की आवाज़ नीचे आकर थमी। लेकिन उसके बाद वाले दिन भी जब उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी तो देर हो चुकी थी। नहाने खाने के लिए तकाजा करके अचला पिता को उठाना चाह रही थी, मगर वे उठ ना सके। सुरेश को बैठाकर वे गप करने लगे। सुरेश यह गौर कर रहा था, इसलिए साधारण दो एक बात करके वह उठने लगा। इतने में उसके सिर के रूखे सूखे बालों को देखकर केदार बाबू ने अचानक परेशान होकर पूछा, तुम्हारा तो नहाना खाना भी नहीं हुआ सुरेश बाबू?
सुरेश ने हंसकर कहा, जी मेरा नहाना खाना जरा देर से ही होता है। केदार बाबू ने मनो सुना ही नहीं, बोल उठे, दूसरे ही क्षण एकाएक व्यस्त उठे। नहाना खाना नहीं हुआ? तब 1 मिनट जरा ठहरो, यहीं नहाकर जो बने खा लो। बेटी जरा जल्दी करो, 12 बज गए। और बैरा आदि के नाम चीख पुकार करते हुए वे निकल गए। अचला अब तक स्थिर खड़ी थी, उसने किसी भी तरह की चंचलता ना दिखाई। पिता के चले जाने के बाद उसने धीरे से पूछा, आप हमारे यहाँ कुछ खा सकेंगे? सुरेश ने सिर उठाकर अचला की ओर देखते रहने के बाद कहा, आपकी क्या राय है? आप तो कभी ब्राह्म के यहाँ नहीं खाते? हाँ, नहीं खाता, पर आप लाएंगी तो खा लूँगा। जरा ठहर कर बोला, शायद आप सोच रही कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यह नहीं, आप देंगी तो वाकई खाऊंगा। कहकर वह देखने लगा। अचला ने मुंह झुकाकर अपनी हंसी छिपा, बोली, मैंने वाकई सोचा था कि आप मजाक करें। कल तक जिनके घर जाने में भी घृणा का अंत नहीं था, आज उन्हीं के हाथ का छुआ खाने की प्रवृत्ति आपको कैसे होगी? सोच भी नहीं पाती सुरेश बाबू। सुरेश ने मलिन मुख व्यतीत स्वर में कहा, आखिर इतनी देर के बाद आप यही निष्कर्ष निकाला कि आपके हाथ का खाने से मुझे घृणा होगी? अचला, लेकिन यही सोचना तो स्वाभाविक है सुरेश बाबू। आप जैसे एक उच्च शिक्षित सज्जन की सदा की बंधी सामाजिक धारणा एकाएक एक ही दिन में अकारण बह जाएगी, क्या सहज है? सुरेश, नहीं, सहज नहीं, मगर अकारण नहीं। यह कैसे सोच रही है? सोच है, कारण हो भी सकता है। कहकर वह इस तरह देखता रह गया कि उत्तर देने में अचला बिल्कुल हैरान रह गई। उसकी बात से उसे चोट लगी, यह तो उसकी शक्ल देखकर ही समझ गई, और एक तरह का हिंसक आनंद भी उठा रही थी। लेकिन वह पीड़ा अचानक उसके चेहरे को एक बार भी राख सा रुखा दे सकती है, यह उसने नहीं सोचा था। इसलिए खुद भी पीड़ित होकर जबरदस्ती जरा हंसकर बोली, सोच कर देखिए, आप जैसे कठोर प्रतिज्ञा आदमी भी। सुरेश, हाँ, बह जाता है। उसका स्वर कांपने लगा। बोला, आपने एक दिन की बात कही, मगर जानती हैं, आपकी एक दिन के भूकंप में आधी दुनिया पाताल में डूब सकती है। एक दिन कम नहीं होता। कहकर वह फिर एकटक देखता रहा। अचला डर गई। सुरेश के चेहरे पर कैसी एक सूखी पांडुरता थी। कपाल की दोनों नसें लहू से फूली, आंखें दमदम कर रही थी, जैसे झपट्टा मारकर किसी चीज को पकड़ना चाहती। एक तो गर्मी, तिस पर इतनी देर तक नहाना खाना नहीं हुआ। पिछली रात बिल्कुल नींद नहीं आई। उसके पांव के नीचे की जमीन तक अकस्मात मानो हिल उठी। सुर्ख आंखों को फाड़कर वह बोला, ब्राह्मणों से घृणा करता हूँ या नहीं, यह जवाब ब्राह्मणों को दूंगा, लेकिन आप मेरे आगे उनसे बहुत ऊपर हैं। उसकी उन्मादी भंगिमा से अचला डर के मारे काट हो गई। किसी तरह इस प्रसंग को दबा देने की नियत से भयभीत होकर कहने लगी, बैरा। लेकिन वह अस्फुट धीमी आवाज सुरेश की रोष भरी ऊंची आवाज में दब गई। वह तीव्र स्वर में कहने लगा, महज 2 दिन का परिचय? बेशक, मगर जानती हैं, दिन, घंटा, मिनट में महिम को मापा जा सकता है, सुरेश को नहीं। वह स्थान काल से परे है। तुमने भूमिकंप देखा है जो पृथ्वी को ग्रास करता है? व्याग से डरी हुई हिरनी सी अचला पलक मारते उठ खड़ी हुई और बोली, आपके नहाने का बंदोबस्त। कहकर कदम बढ़ाते ही सुरेश ने सहसा आगे झुककर अचला का हाथ खींच लिया। वह उत्तेजित और आकस्मिक खिंचाव सह लेना औरत के बस का नहीं। वह सुरेश के बदन पर औंधी आ गई। भय और विस्मय को पार कर आत्रगण की बाप रे आवाज कांपते होठों से निकलते ना निकलते सुरेश उसके दोनों हाथ को अपनी छाती में खींचकर पुकार उठा, अचला। अचला आंखें उठाए मूर्छित मंत्रमुग्ध की भांति देखती रही, और सुरेश भी जरा देर के लिए कुछ बोल न कर सका। सिर्फ बेहद जलते होठों से कैसी तो एक तीखी जलन छिटकती रही। कुछ क्षण इस तरह से रहकर सुरेश ने एक बार फिर अचला के दोनों हाथों को छाती से दबा उच्छ्वासित होकर कहा, अचला, एक बार इस भूकंप की भयानक धड़कन को अपने हाथों से अनुभव करके देखो। देखो कैसा भीषण तांडव इस कलेजे के अंदर हो रहा है। यह दुनिया के किसी भूकंप से छोटा है? कह सकती हो संसार की कौन जात, कौन धर्म, कौन सा मत है जो इस विप्लव में पड़कर भी रसाताल में न डूब जाएगा? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, पिताजी आ रहे हैं। कहकर जबरदस्ती अपने को छुड़ाकर वह अपनी कुर्सी पर जाकर शांत होकर बैठ गई कि केदार बाबू अंदर आकर परेशान से बोले, देर हो गई थोड़ी। अरे यह कमबख्त बहरा रह रहकर कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं। बेटी अचला, अरे यह क्या तबीयत खराब है? मुंह सूख कर एक बारगी जैसे किसी तरह जरा हंसने की कोशिश करके बोली, तबीयत क्यों खराब होगी? फिर भी सिर दर्द जैसी गर्मी पड़ती है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। केदार बाबू निश्चिंत होकर बोले, गनीमत है, चेहरा देखकर तो डर गया था।
तो तुम जरा देखो तो बेटी, अगर ठीक हो तो मैं मिनटों में सब कर लेती हूँ। मैं सुरेश बाबू से वही तो कह रही थी कि हमारे यहाँ नाने खाने में इन्हें ऐतराज़ तो नहीं। केदार बाबू ने अचरज से पूछा, ऐतराज? ऐतराज क्यों होगा? नहीं नहीं, मैं तुमसे कह चुका सुरेश, एक दिन में मैंने तुम्हें घर के लड़के सा समझ लिया। घर भी तुम्हारा है। और बेटी की ओर देखकर गर्व के साथ बोले, ऐसा ना होता बेटी तो भगवान इन्हें हम ब्राह्मणों के पास भेजते ही क्यों? लेकिन अब देर करना ठीक ना होगा। मेरे साथ आओ, तुम्हें नहान घर दिखा दूँ। लेकिन केदार बाबू के आते सुरेश ने जो सिर झुका लिया सो सीधा न कर सका। अचला ने कहा, तंग करने से क्या लाभ बाबूजी? हो सकता है हम ब्राह्मणों के यहाँ खाने से झिझक रहे हों, फिर अरुचि से खाने पर तबीयत खराब हो जाएगी। केदार बाबू मायूस हो गए। सुरेश बड़े आदमी का लड़का ठहरा, आज़ाद, घर की गाड़ी पर चलता है, उसे खिला पिलाकर जैसे भी हो अपना बनाना ही है। अचानक उसके झुके मुखड़े की ओर नज़र पड़ती केदार बाबू अचरज से चौंक उठे। ये क्या सुरेश? चेहरा स्याह हो गया। उठो उठो, सिर धोने में अब जरा भी देर ना करो। और वे हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे उठा ले गए। चुकने के बाद केदार बाबू ने धूप में सुरेश को हरगिज नहीं जाने दिया। आराम के नाम पर तमाम दोपहर उसे एक कमरे में कैद रखा। वह आंखें बंद किए कोच पर पड़ा रहा, पर किसी तरह सो ना सका। बाहर आसमान में दोपहर का सूरज जलने लगा, अंदर आत्मसंयम की ग्लानि सुरेश की छाती में उससे भी ज़्यादा तेज जलने लगी। इस तरह सारी दोपहर बाहर भीतर से जल झुलसकर अधमरा सा हो वह उठकर उसने खिड़की खोली तो शाम हो आई थी। केदार बाबू ने अंदर से प्रसन्न मन आकर निश्वास छोड़ते हुए बोले, आहा, गर्मी देख रहे हो सुरेश? अपनी इतनी उम्र में मैंने कलकत्ते में ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। नींद वींद आई कि नहीं? नहीं, दिन में मुझे नींद नहीं आती, केदार बाबू ने छूटते ही कहा। और सोना भी ठीक नहीं? सेहत को बड़ा ही नुकसान होता है। मैंने भी 3-4 बार उठ उठ कर देखा कि पंखा वाला खींच भी रहा है या नहीं। अरे ये इतने बड़े शैतान होते हैं कि इधर तुम्हारी आंख लगी और उधर उन्होंने भी झपकी ली। खैर, कुछ आराम तो मिला ना। मैं खूब समझ रहा था कि धूप में निकलोगे तो जिंदा ना रहोगे। सुरेश चुप रहा। केदार बाबू ने एक एक करके कमरे की खिड़कियां खोल दी। कुर्सी को करीब खींचते हुए बोले, मैं सोच रहा हूँ सुरेश कि ऊहा-पोह की ज़रूरत नहीं है। सारी बातें खोलकर महिम को साफ साफ एक खत लिख दूँ। तुम क्या कहते हो? यह सवाल सुरेश की पीठ पर चाबुक सा लगा। वह ऐसा चौंक उठा कि देखकर केदार बाबू बोले, कठोर कर्तव्य कैसे करना होता है यह तो इतने दिनों के बाद तुमने ही हमें बताया। अब पीछे लौटने से तो नहीं चल सकता ना बेटे? यह तो ठीक है। सुरेश कुछ देर मौन रहकर बोला, लेकिन इस पर आपको आपकी लड़की की भी राय लेनी चाहिए। हाँ, सो तो ठीक है। वे क्या साफ साफ लिख देने को ही कहती हैं? केदार बाबू ने इसका सीधा जवाब न देकर कहा, हाँ, करीब करीब वही कहिए। ऐसे मामलों में आमने सामने सवाल जवाब करना सबके लिए कष्टकर होता है, लेकिन वह बड़ी है, पढ़ी लिखी है। इन बातों पर पहले ही साफ साफ सोच लेने से पागलपन कहा जा सकता है। इसे वह समझती है। सोचता हूँ आज रात यह काम कर ही लूँगा। सुरेश ने थोड़ा फीका हंसकर कहा, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सोच लीजिए। केदार बाबू, इसमें सोचने की कहाँ गुंजाइश है? उसके हाथों अपनी लड़की को सौंप ना सकूंगा, यह तो तय है। फिर इस घिनौने संपर्क को जितना जल्दी अंत करें उतना ही कल्याण। सुरेश, मेरा जिक्र करना भी जरूरी है? केदार बाबू ने हंसकर कहा, बुढ़ा हो गया, सोचते हो इतनी भी अकल नहीं? तुम्हारा नाम कहीं नहीं होगा। सुरेश ने चैन की सांस ली पर बोला नहीं, चुप रहा। यह सांस केदार बाबू की निगाह से ना बच सकी। इस बीच सुरेश के और कुछ आचरणों को गौर करके मन में उन्होंने एक निश्चित अनुमान कर लिया। उसके झूठ सच की पहचान के लिए उन्होंने अंधेरे में एक ढेला फेंका। बोले, तुमने एक तो हम लोगों का बड़ा उपकार किया बेटे, मगर उससे भी बड़े उपकार की अब तुमसे हमें उम्मीद है। हम भ्राम हैं जरूर, पर वैसे भ्राम नहीं हैं। और मेरी बेटी तो मनी मन अपनी माँ जैसी हिंदू ही रह गई है। वह हमारा भ्रामगिरी बिल्कुल पसंद नहीं करती। सुरेश ने अचरज से आंखें उठाकर देखा। उसकी इस मौन उत्सुकता को खास तौर से देखकर केदार बाबू कहने लगे, इसलिए मैं लड़की को सदा कुमारी नहीं रख सकता। इस विषय में मैं तुम लोगों जैसा हिंदू मत अवलंबी हूँ। सो एक रिश्ता जिस प्रकार तुम्हारे चलते टूटा, उसी प्रकार दूसरा रिश्ता तुम्हें जोड़ देना होगा बेटे। ठीक है, मैं जी जान से कोशिश करूँगा। उसके चेहरे के भाव को पढ़ते पढ़ते केदार बाबू ने संदिग्ध स्वर में कहा, मैं समझ रहा हूँ समाज में इसके कारण काफ़ी गोलमाल होगी, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अचला की शादी करके इस चर्चा को दबा देना है। लेकिन एक कठिन बात है सुरेश,
इतना कहकर उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा और करीब खिसक कर अपनी आवाज़ धीमी करके बोले, बात यह है कि रूप गुण में लड़की ठीक हो तो भी हिंदू समाज की तरह उसे पकड़कर ला दूं या नहीं। वह सदा से ऐसे शिक्षा संस्कार में पली है कि उसकी राय के बिना कुछ हो सकना मुश्किल है और मत वह दे नहीं सकती जब तक दोनों में ऐसा कुछ समझ गए ना। सुरेश, बातों में सुरेश कुछ अनमना सा हो गया। प्रणय के इस इशारे ने मानो फिर नए सिरे से आघात पहुंचाकर उसे अचेतन कर दिया। दोपहर में अपने उस उच्छृंखल प्रेम निवेदन के भद्दे आचरण की याद करके बेहद शर्म से उसका मुखड़ा लाल होने की बजाय काला पड़ गया। सुबह का जो अखबार पांव के पास पड़ा था उसे उठाकर वह विज्ञापन वाला पृष्ठ देखने लगा। केदार बाबू ने यह हरकत देखी और इस आकस्मिक भाव परिवर्तन का बिल्कुल उल्टा मतलब लगाकर मन ही मन बहुत खुश हुए। अच्छा मौका देखकर एक खासी शय लगा दी। कहा, मैं ये एक अजीब बात शुरू से देखता आया हूँ सुरेश, पता नहीं क्यों किसी को जीवन भर के लिए पास पाकर भी उस पर रत्ती भर विश्वास नहीं होता और किसी को महज 2 घंटे के लिए भी करीब पाकर लगता है इसके हाथों अपनी जान तक सौंपी जा सकती है। लगता है सिर्फ 2 घंटे की नहीं, जन्म जन्म की जान पहचान है। जैसे तुम, कितनी देर का परिचय है तुमसे। ठीक उसी समय अचला वहाँ आई। सुरेश ने एक पल के लिए नज़र उठाकर देखा, फिर अखबार में ध्यान लगा दिया। बाबूजी, आप इस समय चाय पियेंगे या कोको? मैं तो कोको ही लूँगा बेटी। सुरेश बाबू, आप तो चाय लेंगे ना? आंखें अखबार पर ही गड़ाए सुरेश ने धीमे से कहा, मुझे चाय ही दीजिए। आपके प्याले में चीनी कम तो नहीं लगेगी? नहीं, जितनी आमतौर में सबको लगती है उतनी ही। अचला चली गई। केदार बाबू ने बातों के टूटे छोर को फिर जोड़कर धीरे धीरे कहा, यही समझो ना सुरेश, अपनी इस बेटी के लिए ही इस बुढ़ापे में मुझे मुसीबत में पड़ना पड़ा। यह बात तो तुमसे छिपी नहीं, वरना अपनी आफत मुसीबत की कहानी भी कोई किसी के कानों तक नहीं जाने देता। जो मुझसे कभी ना बना, इतना हित मित्रों के होते, वह बात सिर्फ तुम्ही को कहते हुए क्यों हिचक हो रही है? क्या समझते हो कि इसका कोई गूढ़ कारण है? सुरेश ने विस्मित होकर नजर उठाई और देखता रहा। केदार बाबू कहने लगे, यह ईश्वर का निर्देश है, मेरी क्या मजाल छिपाऊं, मानना ही पड़ेगा। लेकिन उनकी इस लंबी भूमिका के बाद भी बेटी के लिए उनकी आफत मुसीबत किस हद तक पहुंच गई सुरेश इसका अंदाजा न कर सका। इसके बाद केदार बाबू विस्तार से वर्णन करने लगे कि कैसे उनका ऑर्डर सप्लाई का उतना बड़ा कारोबार केवल प्रवंचना और कृतज्ञता की आग में जलकर राख हो गया। फिर भी अडिग धीरज से वे खड़े रहे और कर्ज बढ़ते जाने पर भी बेटी को पढ़ाने लिखाने के खर्च में कभी कटौती नहीं की। वे कहने लगे, 5-6 डिग्री जारी होने के डर से मेरा खान पान जहरीला हो गया। खुदरा महाजनों के तकाजों के मारे जीना मुहाल, मगर मैंने मुंह खोलकर कभी किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि इस कलकत्ते में ही अपने ऐसे बहुत से दोस्तें पड़े हैं जो बात ही बात में बकाया चुका सकते हैं। जरा देर थमकर उन्होंने जाने क्या सोचा और क्या उठे, मगर तुम्हें जो बताया इसमें मुझे जरा भी संकोच नहीं। यह क्या ईश्वर का स्पष्ट आदेश नहीं है? कहते हुए उन्होंने दोनों हाथ कपाल से लगाकर प्रणाम किया। सुरेश को भगवान पर विश्वास न था। उसने बूढ़े के इस उच्छ्वास के साथ साथ नहीं दिया, बल्कि उसका मन कैसा तो छोटा हो गया। अधीर होकर पूछा, कितना कर्ज है आप पर? केदार बाबू ने कहा, कर्ज? मेरा कारोबार अगर चलता होता तो यह भी कोई कर्ज था? बहुत होगा तो 3-4 हजार। वे और भी कुछ कहने जा रहे थे कि बैरा के साथ चाय और खुद जलपान का सरंजाम के लिए अचला आई। गरम कोको का एक घूंट लेकर खुशी की एक अव्यक्त सी आवाज करते हुए प्याले को मेज पर रखते हुए बोल उठे, अपने ऊपर भगवान की यह अनोखी कृपा मैं शुरू से देखता आया हूँ कि वे मुझको कभी बेइज्जती में नहीं पड़ने देते। अब मैंने यह समझा कि कहूँ कहते हुए भी महिम से यह क्यों नहीं कह पाता था, मानो बार बार मेरी जुबान को दबा लिया करते थे। सुरेश ने प्याले पर नज़र रखकर कहा, कब चाहिए आपको ये रुपए? केदार बाबू ने कोको का प्याला मेज पर रखते हुए कहा, दरअसल मुझे नहीं सुरेश, तुम लोगों को है। वे और फिर वे जरा ऊंची किस्म की हंसी हंसे। इस पहेली को समझ नहीं पाकर सुरेश ने मुंह उठाकर देखा। अचला जिज्ञासु भाव से अपने पिता की ओर ताक रही है। उन्होंने एक बार बेटी को, फिर एक बार सुरेश को देखकर कहा, इसका मतलब समझना कुछ कठिन तो नहीं? आखिर इस घर को मैं अपने साथ तो ले नहीं जाऊंगा। यह अगर गया तो तुम्हारा ही जाएगा और रहा तो तुम ही दोनों का रहेगा। कहकर वे धीरे धीरे हंसने लगे। उन दोनों की आंखें मिल गई और पल भर में दोनों ने के मुंह पर लाली दौड़ गई और मुंह को उन दोनों ने झुका लिया।
कोको के 2 प्याले खत्म कर लेने के बाद केदार बाबू को एक जरूरी चिट्ठी लिखने की याद हुई। वे तुरंत खड़े हो गए। बोले, आज तुम्हें खाने की बड़ी तकलीफ हो गई सुरेश, कल दोपहर को यहीं खाना। इस तरह न्योता देकर पश्चिम की तरफ का दरवाजा खोलकर वे अपने कमरे में चले गए। खुले दरवाजे में डूबते हुए सूरज की लाल आभा सुरेश के चेहरे पर आकर पड़ी। गर्दन फेर कर उसने देखा, अचला एकटक उसको देख रही। उसने झट नजरें झुका ली और कमरे के मौन को तोड़ते हुए सुरेश ने कहा, एकाएक मैं एक अजीब हरकत कर बैठा। अचला कुछ नहीं बोली। सुरेश, मैं आपको जरूर एक राक्षस सा लग रहा हूँ। लगता है अकेले बैठने की हिम्मत नहीं हो रही आपकी, है ना? और वह खींच खींच कर हंसने लगा। अचला ने फिर भी सिर नहीं उठाया, लेकिन कहीं उठा पाती तो देखती कि सुरेश की वह कोशिश करके हंसी गई विफल हंसी उसके अपने ही मुखड़े को बार बार अपमानित करके लज्जा से विकृत बना रही है। सारे कमरे में सन्नाटा छा गया और दीवार घड़ी की टिक टिक ही स्तब्धता को मापती रही। कुछ देर में यह कठोर नीरवता जब असहनीय उठी तो अपनी सारी देह की नसें और कड़ी करके सुरेश ने कहा, देखिए, जो घटना हो गई उसके बाद अब आंखों की शर्म की गुंजाइश नहीं। देर हो गई, अब मैं जाऊंगा, पर जाने से पहले 2-1 बातों का जवाब सुन जाना चाहता हूँ। देंगी आप? अचला ने सिर उठाया। बोली, बोलिए। सुरेश कुछ क्षण स्थिर रहकर बोला, आपके पिताजी का कर्जा चुका देने के लिए कल परसों कभी आऊँगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपसे भेंट हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हम दोनों के बारे में उनका इरादा क्या है, यह आप जानती हैं? अचला, वे मुझे स्पष्ट कुछ नहीं बताते। सुरेश, मुझे भी नहीं, फिर भी मुझे यकीन है कि मगर आप शायद राजी ना होंगी। अचला ने कहा, नहीं, कभी नहीं। अचला ने फिर झुकाकर कहा, नहीं, लेकिन महिम की उम्मीद ना रहे तो? अचला ने अविचलित स्वर से कहा, इसकी उम्मीद तो नहीं है, शायद तो भी नहीं। सुरेश ने कहा। अचला ने मुंह नहीं उठाया, लेकिन वैसे ही शांत और दृढ़ कंठ से कहा, नहीं, तब नहीं। सुरेश कोच पर लुढ़क गया और निश्वास छोड़कर बोला, खैर, इससे यह तो साफ हो गया, जान में जान है। कहकर वह कुछ देर चुप रहा और फिर सीधा बैठकर बोला, लेकिन मैं इस मुश्किल को सोच रहा हूँ कि आपके पिताजी का कर्ज कैसे चुकेगा। अचला ने डरते हुए जरा सिर उठाकर बड़े ही संकोच के साथ कहा, अब तो शायद आप दे नहीं सकेंगे। नहीं दे सकूंगा क्यों? सवाल करके सुरेश तीखी व्याकुल दृष्टि से देखता रहा। उत्तर का कुछ देर इंतजार करके हंसा, लेकिन अब की उसकी हंसी में खुशी ना थी पर बनावट भी ना थी। बोला, देखिए, परिचय की घड़ी में से ही मेरे जो व्यवहार रहे उन्हें भद्र तो नहीं कहा जा सकता, यह मैं जानता हूँ, मगर मैं उतना नीच भी नहीं हूँ। आपके पिताजी को मैंने रुपए घूस में नहीं देना चाहता, मुसीबत में मदद के रूप में ही देना चाहता। लिहाजा देना आपकी राय पर निर्भर नहीं है, वह निर्भर है उनके लेने पर। अब वे रुपए लेंगे कैसे, मैं यही सोच रहा हूँ, बल्कि आइए इस पर जरा परामर्श कर लें। अचला, कहिए। सुरेश, देव कृपा से मैं बहुत रुपए का मालिक हूँ और रुपए पैसे पर कभी किसी तरह मोह नहीं रहा। 4,000 रुपये मैं मजे से दे सकता हूँ और आपके सुख के लिए तो ज़्यादा भी गवा सकता हूँ। खैर, आपके पिताजी का ख्याल है कि इन रुपयों को चुकाने की ज़रूरत ना होगी, जबकि एक तरह से यह चुकाना ही हो गया। समझ गई? सिर हिलाकर अचला ने अस्फुट स्वर में कहा, जी। सुरेश, मैं साफ कह रहा हूँ, इसे अन्यथा ना समझे। खूब समझ रहा हूँ कि रुपयों की उन्हें सख्त ज़रूरत है, मगर इतने रुपए चुकाने की उनकी अवस्था नहीं। यद्यपि मेरी तरफ से कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, यह तो आसानी से हो सकता है। परसों तक आप अपना इरादा उन पर जाहिर ना करें तो कोई गड़बड़ी ना रहे। क्यों बनेगा आपसे यह? अचला उसी तरह सिर झुकाए बैठी रही। सुरेश ने कहा, आपने रुपयों के लोभ से राय नहीं दी, इससे मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। बल्कि आप राजी हो गई होती तभी शायद मैं डर से पीछे हट जाता। मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं, मैं चला। सुरेश हंसते हुए खड़ा होकर बोला, कहने को अपना मुंह नहीं रहा, फिर भी जाने की घड़ी में आपसे एक भीख मांगता हूँ। मेरे अपराधों को याद न रखो। जरा आगा पीछा करके बोला, नमस्ते। बुराई का जहाज लाद कर मैं चला, मगर मैं पिशाच नहीं। खैर, एतबार करने पर का जब कोई उपाय नहीं रहने दिया तो अभी कहना बेकार है। और दोनों हाथ उठाकर नमस्कार करके वह तेजी से निकल गया। धीरे धीरे उसके पैरों की आहट सीढ़ियों पर खो गई। अचला ने उसे सुना और फिर अकारण ही उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। अंदर आते हुए केदार बाबू ने पूछा, सुरेश जी वो अभी अभी चले गए, ऐसा क्यों? मुझसे मिले बिना ही चला गया? जाते वक्त तुमने कल यहाँ आने की बात याद दिला दी। नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा पिताजी। याद नहीं रहा? खूब, कहकर केदार बाबू पास की चौकी पर निश्चेष्ट भाव से बैठ गए। बेटी की दबी आवाज़ से
उनके मन में खटका सा हुआ, लेकिन शाम के धुंधले में चेहरा ना देख पाने के कारण वह स्थायी ना हुआ। बोले, इस बुढ़ापे में जो काम खुद ना करूं, जिधर खुद ना नजर रखूं, वही नहीं होगा। इसमें कोई भूल नहीं रह जाएगी। चलूं बैरों के हाथ तुरंत एक पत्र लिख भेजूं। उसके घर का पता क्या है? पता तो मुझे नहीं मालूम बाबूजी। यह भी नहीं मालूम अचला? केदार बाबू फिर कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन तुरंत रुखाई से बोल उठे, अपने हाथ पाँव तुम खुद काट डालना चाहती हो तो काटो, मुझे रोकने की जरूरत नहीं। इतना तो कम से कम सोचना चाहिए कि जो एक बात पर इतने रुपए देने को तैयार हो गया, वह आदमी किस किस्म का है, उसका पता तो नहीं पूछ रहे कर भी रखना चाहिए। तुम जैसे जैसे बड़ी हो रही हो, कैसी तो होती जा रही हो। कर्ज के जाल में फंसे पिता जिस झूठ और हीनता से आत्मरक्षा की कोशिश कर रहे थे, अचला यह सब देख रही थी। उसके मन में कुछ चोट पहुंचती, पर वह सब चुपचाप सा करती। अब भी कोई जवाब देकर उसने इस खींच का कोई प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन मन में यही कल्पना करके कि केदार बाबू को राहत मिली, वह लज्जित और पीड़ित हुई और बैरा बत्ती जलाकर दे गया। उन्होंने स्नेह की झिड़की देकर कहा, तुमने महीम की कभी खोज खबर नहीं ली। खैर ना ली, अच्छा किया। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, मगर सुरेश के बारे में तो यह लागू नहीं हो सकता। देखो नहीं, मानो स्वयं ईश्वर ने उसे हाथ पकड़कर यहाँ पहुँचा दिया। अचला, आप क्या सुरेश बाबू से कर्ज लेंगे? केदार बाबू की भगवत भक्ति अचानक बाधा पाकर विचलित हो उठी। बेटी की ओर देखकर बोले, हाँ ना, कर्ज तो नहीं। जानती हो बेटी, बात यह है कि सुरेश बड़ा भला है। आजकल ऐसा लड़का लाखों में कहीं एक मिलता है। उसकी भीतरी इच्छा है कि कर्ज के चलते यह मकान बेहात ना हो जाए, और रहेगा तो तुम ही लोगों का। मैं अब और कितने दिन हो, समझी? अचला चुप रही। केदार बाबू उत्साहित होकर बोल उठे, तुम तो जानती हो मैं सदा साफ बात पसंद करता हूँ, अंदर और मुंह में, और यह मुझसे नहीं होने का। इसलिए खोल कर कह दिया कि अब सब जानबूझकर महीम के हाथों तुम्हें सौंपने में पानी में फेंकना बेहतर है। सुरेश की भी जब यही राय है, तब कहना ही पड़ेगा कि उसके दोस्त से तुम्हारी शादी की बात दूर तक फैल चुकी है। ऐसे में रिश्ता तोड़ने से ना चलेगा, नया ठीक भी करना होगा, नहीं तो समाज में मुंह दिखाना मुश्किल होगा। किंतु जो कहो, लड़का अच्छा है सुरेश, मैं मंगलमय को इसलिए बार बार प्रणाम करता हूँ। पिता का प्रणाम जताना सब निर्विघ्न संपन्न हो गया। तब अचला ने धीरे से कहा, इनसे इतना रुपया न ले तो क्यों ना चले बाबू? केदार बाबू शंका से चौंक उठे, बोले, लिए बिना चलने का जो नहीं बेटी, मगर हम चुका भी तो नहीं सकेंगे। चुकाने की बात क्या सुरेश? उद्वीन आशंका से बूढ़े बात को खत्म ही ना कर सके कि उनका समूचा चेहरा सफ़ेद हो गया। उनकी यह शक्ल देखकर अचला को तकलीफ हुई। झूठ बोली, वे कह रहे थे कि परसों आकर वे रुपए दे जाएंगे। चुकाने की बात? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। लिखा पढ़ी? नहीं, इसकी शायद उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं। यही बात कहकर तृप्ति की रूंधी सांस झट फेंक कर वे कुर्सी पर आराम से बैठे और आंखें बंद करके दोनों पैर सामने की मेज पर रख दिए। आनंद और आराम से उनका सर्वांग मानो कुछ देर के लिए शिथिल हो गया। कुछ देर उसी तरह से रहे, फिर पैर नीचे उतारकर बोले, अब सोचो तो देखो बेटी, कहाँ से क्या हुआ। इसमें उस सर्वशक्तिमान का हाथ क्या साफ नहीं देख रही हो? अचला चुपचाप पिता के मुंह की ओर ताकती रही। जवाब का इंतजार न करके फिर बोले, मैं साफ देख पा रहा हूँ कि यह केवल उनकी दया है। और तुमसे क्या कहूँ बिटिया, इन 2 सालों में एक रात भी ठीक से नहीं सो सका, केवल उन्हीं को पुकारता रहा हूँ। और सुरेश को देखते ही लगा यह तो अगले जन्म में मेरी ही संतान थी। अचला चुप बैठी रही। पिता की गिरी हुई आर्थिक दशा वह जानती थी, लेकिन अंदर ही अंदर इस हद तक पहुंच चुकी है यह नहीं मालूम था। 2 साल की एकांत प्रार्थना से मंगलमय की कृपा हुई भी और अचानक समस्या का हल भी हुआ, तो उसी को अपना मसला बड़ा पेचीदा हो गया। सुरेश से रुपया ना लेने के बारे में अभी अभी उसने जो संकल्प किया था, उस संकल्प को छोड़ना पड़ा। इसमें जरा भी बाधा देने की बात वह सोच नहीं सकी। जो भी हो, रुपया तो लेना ही पड़ेगा। केदार बाबू संध्या उपासना के लिए चले गए। अचला शुरू से अंत तक सारी घटनाओं को दोहराकर निष्कर्ष के लिए वहीं बैठी रह गई। उसके जीवन के संधि काल पर जो मित्र अगल बगल आकर खड़े हैं, उनमें से एक को तो जाओ कहकर विदाई देनी ही पड़ेगी, इसमें तिल भर भी संदेह नहीं। मगर किसे? कौन है वो जो महीम उसके असंदिग्ध विश्वास पर पता नहीं किस कर्तव्य की पुकार से निश्चित निर्द्वेग बैठा है? उसका शांत मुखड़ा याद करते ही अचला की दोनों आंखें भर आईं। जिसने कभी कोई अपराध नहीं किया, फिर भी जाओ कहते ही वह चुपचाप चला जाएगा,
इस जिंदगी में किसी भी बहाने, किसी भी नाते वह कभी उनके पथ पर नहीं आएगा। अचला को स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा कि इस अभावनीय विदाई की अंतिम घड़ी में भी उसकी अटूट गंभीरता विचलित नहीं होगी। वह किसी को दोष नहीं देगा, शायद कारण तक न जानना चाहे। उसके बाद एक दिन वह सुनेगा कि मेरा विवाह सुरेश से हो गया। उस समय असावधानता में ही शायद एक लंबा निश्वास छूट पड़ेगा कि जरा मुस्कुराकर ही वह अपने काम में लग जाएगा। इस बात को सोचकर सूने कमरे में भी लज्जा और घृणा से उसका चेहरा लाल हो उठा। 10-12 दिन बीत गए। केदार बाबू का रवैया देखकर लगता इतनी स्फूर्ति तो शायद जवानी में भी ना थी। आज शाम होने से पहले सिनेमा देखकर लौटते हुए गोल दिघी के आसपास हठात गाड़ी से उतर पड़ने को तैयार होकर बोले, सुरेश, यहाँ से समाज चला जाऊंगा, पैदल तुम लोग घर जाओ। और हाथ की छड़ी घुमाते हुए तेजी से चले गए। सुरेश ने कहा, तुम्हारी पिताजी की तबीयत आज खूब अच्छी है लगता है। अचला उधर की औरत ताक रही थी, बोली, जी हाँ, आपकी कृपा से। गाड़ी मोड़ पर मुड़ी और वे ओझल हो गए। सुरेश ने अचला के दाएं हाथ को अपनी छाती पर खींचकर कहा, तुम्हें पता है इस बात से मुझे दुख होता है क्या, इसलिए तुम बार बार कहा करती हो? अचला जरा फीका हंसकर बोली, कहीं इतनी बड़ी दया भूल जाऊं इसलिए बार बार याद करती हूँ कि आपको दुखाने के लिए नहीं कहती। इसलिए तो मुझे चोट ज़्यादा लगती है। क्यों? मैं खूब समझता हूँ कि सिर्फ इस दया को स्मरण करके ही तुम मन में बल पाती हो। इसके सिवा तुम्हारा और कोई संबल नहीं। सच है या नहीं? अगर ना कहूँ, इच्छा ना हो तो मत कहो, लेकिन मुझको कभी तुम नहीं कह सकोगी। अचला का मुख मलिन हो गया। सिर झुकाए धीरे धीरे बोली, कभी कहना पड़ेगा, यह तो आप जानते हैं। उसके उदास मुखड़े को देखकर सुरेश ने निश्वास फेंका, मगर जब यही होना है तो 2 दिन पहले कहने में ही कौन सा दोष है? अचला ने उत्तर नहीं दिया। अनमनी सी रास्ते की तरफ देखती रही। मिनट भर चुप रहकर सुरेश अचानक बोल उठा, मुझे लगता है महीम को सब मालूम हो गया। चौंक कर अचला ने मुंह फेरा। उसका एक हाथ अब तक सुरेश के हाथ में ही था। उसे खींचकर पूछा, आपने कैसे जाना? नहीं तो वह अब तक आ नहीं जाता। 15-16 दिन हो गए। आज को मिलाकर 19 दिन हुए। अचला ने कहा, अच्छा, पिताजी ने क्या कोई पत्र लिखा है, मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वे घर से लौटे या नहीं जानते हैं? नहीं, यह भी नहीं जानता। अचला ने फिर गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा, तो फिर खत लिखकर उन्हें सब बताना पिताजी के लिए उचित है। किसी दिन अचानक आकर हाजिर ना हो जाए। फिर कुछ देर के लिए दोनों नीरव हो रहे। सुरेश ने फिर एक बार उसके शिथिल हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे से कहा, मुझे सबसे बड़ा डर इस बात का लगता है अचला, जब मैं सोचता हूँ कि तुम कभी मुझे श्रद्धा तक नहीं कर सकोगी। मुझे सदा यही लगेगा कि रुपयों के बल पर मैंने तुम्हें छीन लिया। दोष यही हुआ? आप ऐसी बात ना कहें, मैं आपको दोष नहीं दे सकती। रुपयों का जड़ संसार में हर जगह, यह तो जानी हुई बात है, मगर वह जोर आपने तो नहीं लगाया। पिताजी चाहे ना जाने, पर सब कुछ जानते हुए मैं अगर आप पर अश्रद्धा करूं तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सुरेश जरा सी बात पर ही विगलित हो उठा। अचला के इसी छोटे से प्यारे वाक्य पर उसकी आंखों में पानी भर आया। उस पानी को अचला के हाथ से पोंछकर उसने कहा, यह न सोचो कि इस अपराध, इस अन्याय का परिणाम मैं नहीं समझ सकता, मगर मैं दुर्बल हूँ, बहुत दुर्बल। यह चोट महीम सह लेगा, मगर मेरा कलेजा टुक टुक हो जाएगा। कहते हुए मानो किसी जोर के धक्के को संभाल लिया। इस तरह से बोला, तुम मेरी नहीं और किसी की हो। यह बात मैं सोच ही नहीं सकता। तुम्हें नहीं पाऊंगा, यह सोचते ही मेरे पाँव के नीचे की जमीन खिसकने लगती है। रास्ते पर गैस की बत्तियां जलाई जा रही थी। उनकी गली में गाड़ी घुसते ही सुरेश के चेहरे पर रोशनी पड़ी और उसकी छल छलाती हुई आंखें अचला को दिखाई पड़ गईं। क्षणिक दयावश वह वही कर बैठी जो कभी नहीं किया। सामने झुककर अपने हाथों से उसका आंसू पोंछती ही बोली, मैं पिताजी की बात से कभी बाहर नहीं, मुझे तो उन्होंने तुम्हारे ही हाथों सौंपा है। अचला के उस हाथ को अपने होठों पर ले जाकर बार बार चूमते हुए सुरेश कहने लगा, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है अचला, इससे ज़्यादा मैं नहीं चाहता, लेकिन इतने से भी मुझे वंचित ना करो। गाड़ी घर के सामने खड़ी हुई। साइज दरवाज़ा खुलकर हट गया। सुरेश उतरा और उसने जतन से हाथ पकड़कर अचला को उतारा। एक साथ दोनों ने देखा कि ठीक सामने महीम खड़ा है। नज़र पड़ते ही पल में ही दोनों पत्थर हो गए। अचला और सुरेश ने देखा कि महीम खड़ा है। विस्मय से महीम हतबुद्धि हो गया। बोला, सुरेश, तुम यहाँ? पहले तो सुरेश के मुंह से कोई बात ही ना फूटी और उसके बाद फीके पड़े चेहरे पर सूखी हंसी खींचकर बोला, वाह महीम वाह, कब से लापता हो, बात क्या है, कब आए? चलो चलो ऊपर चलो, कहकर पास आकर उसका हाथ हिलाकर कहा।
मगर आपके पिताजी ने यह खूब किया, अपने तो गए समाज और पहुंचाने का भार इस गरीब पर। खैर अच्छा ही हुआ, नहीं तो महीम से शायद भेंट ही ना होती। घर में इतने दिन क्या कर रहे थे कहो तो? महीम, काम था। विस्मय के कारण उसे अचला को नमस्ते करने की भी सुध ना रही। उसे जरा सा धक्का देकर सुरेश बोला, जो भी हो, आदमी तो भाई तुम खूब हो, हम लोग तो चिंतित थे, एक चिट्ठी भी देते ना बना, खड़े क्यों हो, ऊपर चलो। और कहकर उसे जबरदस्ती ढकेल कर ही ऊपर ले गया। लेकिन जब वे बैठक में जाकर बैठे तो अचानक उसकी अस्वाभाविक प्रगल्भता एक बारगी थम गई। गैस की तेज रोशनी में उसका चेहरा स्याह उठा। 2-3 मिनट कोई कुछ ना बोला। महीम ने सूनी आंखों से एक बार अपने दोस्त और एक बार अचला को देखकर सूखे स्वर में पूछा, सब ठीक तो है? अचला ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया, बोली नहीं। महीम बोला, मैं तो बेहद हैरान हूँ, मगर सुरेश से तुम लोगों का परिचय कैसे हुआ? अचला सिर उठाकर मरी सी होकर बोली, इन्होंने पिताजी के 4,000 का कर्ज अदा किया है। उसका मुंह देखकर महीम के मुंह में सिर्फ इतना ही निकला, इसके बाद पिताजी से पूछना, कहकर अचला तेजी से अंदर चली गई। महीम कुछ देर बैठा रहा और अंत में मित्र से बोला, माजरा क्या है सुरेश? सुरेश ने उद्यत भाव से जवाब दिया, तुम्हारी तरह रुपया ही मेरी जान नहीं है। भले आदमी आड़े वक्त में मदद मांगते हैं तो मैं देता हूँ, बस इतना ही। वे चुका न सके तो आशा है वह मेरा दोष नहीं। इतने पर भी मगर मुझे ही दोषी ठहराओ तो 1000 बार ठहरा सकते हो, मुझे आपत्ति नहीं। मित्र की यह बेसिर पैर की सफाई और उसके कहने के से ऐसे अनोखे ढंग से महीम वास्तव में ही मूड होकर देखता रहा और अंत में कहा, एकाएक मैं तुम्हें ही क्यों दोषी बनाऊंगा, इसका कोई मतलब नहीं। मेरी समझ में नहीं आया सुरेश, कृपा करके जब तक खोलकर ना कहो तो मैं कैसे समझ सकता हूँ? सुरेश ने उसी रुखाई से कहा, खोलकर क्या बताऊँ, बताने को है ही क्या? महीम ने कहा, है। मैं जिस दिन घर जा रहा था तब तक तुम इन लोगों को पहचानते नाते इस बीच ऐसी घनिष्ठता कैसे हो गई कि एक ब्राह्मण परिवार की मुसीबत में तुम 4-4 हजार रुपये देने को उद्यत हो गए? और इतना तो मुझे समझा दो तो मैं कृतार्थ हो जाऊं सुरेश। सो हो सकता है, लेकिन मुझे अभी बात करने का समय नहीं, मैं भी चलता हूँ। इसके सिवा केदार बाबू से ही पूछ लेना, ना कहने के लिए तो वे बैठे ही हुए हैं। ठीक है, कहकर महीम उठ खड़ा हुआ। सुनने का बड़ा कौतूहल था, फिर भी उनके इंतजार में बैठने का भी समय नहीं है, मैं जाता हूँ। सुरेश फिर बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। बाहर आकर महीम को नजर आया, सामने की रेलिंग पकड़कर उसी तरफ देखती हुई अंधेरे में अचला खड़ी है, लेकिन करीब आने या बात करने की उसने कोई कोशिश नहीं की। यह देखकर वह भी सीढ़ी से नीचे उतर गया। महीम कुछ जरूरी दवाएं खरीदने के लिए कलकत्ते आया था, लिहाजा रात ही कोई गाड़ी से लौट गया। सुरेश ने खोज पूछ से जाना कि महीम उसके घर नहीं पहुंचा। 4 दिन बाद केदार बाबू की बैठक में बैठकर यही चर्चा शायद हो रही थी। केदार बाबू को बाइस्कोप का नया नशा सवार हुआ था। तय था कि आज भी चाय पीकर वे लोग निकलेंगे। सुरेश की गाड़ी बाहर खड़ी थी। ऐसे ही समय किसी बुरे ग्रह की तरह अकस्मात महीम आकर दरवाजे के पास खड़ा हुआ। सबने नजर उठाकर देखा और सबके चेहरे पर परिवर्तन सा दिखाई दिया। केदार बाबू ने विरस मुख से जबरदस्ती जरा हंसकर अगवानी की, आओ महीम, खबर तो सब ठीक है? नमस्कार करके महीम अंदर आकर बैठा। घर में इतनी देर होने का कारण पूछे जाने पर उसने सिर्फ यह कहा कि जरूरी काम था। सुरेश ने मेज पर से उस दिन का अखबार उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया और अचला बगल की चौकी पर से सिलाई उठाकर उसमें लग गई, इसलिए बात सिर्फ केदार बाबू से होने लगी। अचानक बीच में 1 मिनट के लिए अचला उठकर बाहर गई और तुरंत अंदर आ गई। जरा ही देर बाद सिर के ऊपर का पंखा खींचा जाने लगा। अचानक हवा जो लगी सो खुश होकर केदार बाबू बोल उठे, गनीमत है, इतनी देर में कमबख्त पंखे की कृपा तो हुई। सुरेश ने तीखी और टेढ़ी निगाहों से देख लिया। महीम के कपाल पर पसीने की बूंद जमाई। क्यों अचला उठकर बाहर गई और अचानक पंखे वाले को दया कैसे हो आई? सारा कुछ लम्हे भर में बिजली की तरह उसके मन में खेल गया और जिस हवा से केदार बाबू खुश हुए थे उसी हवा से उसका सर्वांग जलने लगा। अचानक वह गला खोलकर बोले, उठा, 5 बज गए, अब देर करने से ना चलेगा केदार बाबू। केदार बाबू ने बातचीत बंद करके चाय के लिए चीख पुकार मचाई तो बैरा सारा सरंजाम लेकर पहुंचा। सिलाई छोड़कर प्याले में चाय बनाकर पिता और सुरेश की ओर बढ़ाते ही केदार बाबू ने पूछा, तुम नहीं पियोगे बेटा? अचला ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, बड़ी गर्मी है। अचानक महीम पर नजर पड़ते ही वे व्यस्त से होकर बोल उठे, अरे महीम को नहीं दी, तुम नहीं पियोगे महीम?
महिम जवाब दे इसके पहले ही अचला ने मुड़कर उसकी ओर देख स्वाभाविक मृदुता से कहा, ना ना, इतनी गर्मी में तुम चाय मत लो, फिर इस वक्त तो तुम्हें चाय बर्दाश्त भी नहीं होती। महिम की छाती पर से किसी ने मानो असहनीय गुरुभार पत्थर का बोझ जादू के बल से उठाकर फेंक दिया। वह बोल न सका, सिर्फ अव्यक्त विस्मय से एक टक देखता रहा। अचला बोली, जरा देर सब्र करो, मैं लाइम जूस का शरबत बनाकर लाती हूँ। सम्मति का इंतजार किए बिना ही वह चली गई। सुरेश एक तरफ को मुंह घुमाकर चाबी वाले खिलौने से चाय पीता ही रह गया जरूर, पर चाय की एक एक बूंद उसे विष समान कड़वी लगने लगी। चाय पीकर केदार बाबू कपड़े बदल आए तो देखा अचला बैठी बैठी ध्यान से सिलाई कर रही है। उन्होंने व्यस्त होकर आश्चर्य से कहा, अभी तक बैठी सिलाई ही कर रही हो, तैयार नहीं हुई? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? ये कैसी बात है? नहीं, आज आप लोग जाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कहकर वह जरा हंसी। कुड़न और क्रोध को दबाकर सुरेश ने कहा, चलिए केदार बाबू, आज हम लोग चलें, उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं, जबरदस्ती से क्या लाभ। उसे देखते ही केदार बाबू उसके अंदर के क्रोध को भांप गए। बेटी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक ही हूँ, अचला ने कहा। सुरेश महिम की तरफ पीठ करके खड़ा था, उसके मुख के भाव को गौर नहीं किया। बोला, चलिए हम चलें, उन्हें घर में कुछ काम हो सकता है, जोर करके ले जाने की क्या जरूरत है? केदार बाबू ने कठोर स्वर में पूछा, घर में कोई काम है? अचला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। केदार बाबू चिल्ला पड़े, मैं कहता हूँ चल, जिद्दी ना समझ लड़की। अचला के हाथ की सिलाई छूट कर नीचे गिर गई। वह स्तंभित सी आंखें बड़ी बड़ी करके पहले सुरेश पर फिर पिता को ताकर एकाएक मुंह घुमाकर तेजी से चली गई। सुरेश ने स्याह मुखड़ा ले कहा, आप तो सब बात में जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, मगर मैं देर नहीं कर सकता, इजाज़त दे तो मैं जाऊं। अपने अभद्र आचरण से केदार बाबू मन ही मन लज्जित हो रहे थे। सुरेश की बात से नाराज हो गए, मगर वह नाराजगी पड़ी महिम पर। वह बहुत ही दुखी और शुभ होकर उठना ही चाहता था कि केदार बाबू ने कहा, तुम्हें कोई काम है महिम? महिम अपने को जब्त करके उठते हुए बोला, नहीं। तो हम लोग जरा आज व्यस्त हैं, फिर कभी आने से। महिम ने कहा, जैसी आज्ञा आऊँगा, लेकिन आने की अब कोई आवश्यकता है? सुरेश को सुनाकर केदार बाबू ने कहा, मुझे अपने लिए कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़रूरत समझो तो आना, कुछ बातों पर चर्चा की जाएगी। तीनों जने बाहर निकल पड़े। नीचे आकर महिम की तरफ सुरेश ने ताका तक नहीं। वह केदार बाबू को लेकर गाड़ी पर सवार हो गया। कोचवान ने गाड़ी हाँक दी। महिम कुछ ही दूर बढ़ा था कि पीछे से अपने नाम की पुकार सुनकर खड़ा हो गया। देखा केदार बाबू का बैरा है। वह बेचारा हांफता हुआ उसके पास आया और कागज की एक चिट उसके हाथ पर रख दी। उस पर पेंसिल से सिर्फ अचला लिखा था। बैरा ने कहा, उन्होंने बुलाया है। महिम लौटा। सीढ़ी पर पांव धरते ही देखा अचला सामने खड़ी है। उसकी लाल आंखों की पलकें अब भी गीली थीं। पास जाते ही बोली, तुम क्या अपने कसाई मित्र के हाथों मुझे जिब्ह के लिए छोड़ गए? जिसने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी कृतज्ञता की, तुम मुझे उसके हाथों छोड़कर कैसे जा रहे हो? और वह झरझर रो पड़ी। महिम काठ का मारा सा खड़ा रहा। 2-1 मिनट में आंखें पहुंचकर वह बोली, मुझे शर्माने का समय अब नहीं रहा। तुम्हारा दायां हाथ देखो। और खुद उसका दाहिना हाथ खींचकर उसने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी निकालकर उसे पहना दी। बोली, मैं सोच नहीं सकती, अब जो करना है तुम करो। इतना कहकर उसके पांव तक झुककर प्रणाम किया और चली गई। महिम ने भला बुरा कुछ ना कहा। बड़ी देर तक रेलिंग पर भार देकर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उतरकर चला गया। शाम के वक्त सिर झुकाए जब महिम अपने डेरे की तरफ लौट रहा था तो उसकी शक्ल देखकर किसी को कुछ कहने की हिम्मत ना थी। उस समय प्राण पीड़ा से बाहर आने के लिए उसी के हृदय की दीवारों को खोद रहा था। कैसे सुरेश वहां पहुंचा, कैसे इतना घनिष्ठ हो गया, इसका विस्तृत इतिहास अभी उसे मालूम जरूर नहीं हो सकता था, लेकिन असली बात अब उसकी अजानी ना थी। केदार बाबू को वह पहचानता था। उन्हें जहां रुपयों की बू मिली वहां से वे सहज ही मुंह वापस नहीं कर पाते, इसमें तो कोई संदेह नहीं। सुरेश को भी वह बचपन से बहुत रूपों से देखता है। देवात किसे वह प्यार करता है और उसे पाने के लिए वह क्या नहीं दे सकता, यह कल्पना करना भी मुश्किल है। रुपया तो कोई चीज़ नहीं, उसके लिए सदा से तुच्छ ही रहा है। कभी उसी के लिए उसने मुंगेर की गंगा में अपनी जान की भी ममता नहीं की। आज अगर वह किसी दूसरे के प्रेम के प्रबलतर मोह में अपने उसी महिम का ख्याल ना करे तो वह उसे दोष कैसे दे। फलस्वरूप सारी घटना उसे एक मार्मिक दुर्घटना सी लगने के अलावा उसने किसी को दोष नहीं दिया। लेकिन जो इतनी प्रचंड विरोधी शक्तियां सहसा जाग उठी, इनको रोककर अचला
उसके पास लौट सकेगी, यह विश्वास उसे न था। इसलिए अचला की अंतिम बातों, अंतिम आचरण के ने क्षण भर के लिए चंचल करने के सिवा कोई भरोसा नहीं दिया। अंगूठी की तरफ बार बार देखकर भी उसे सांत्वना नहीं मिली। फिर भी आखिरी फैसला तो जरूरी ही ठहरा। अपने को इस तरह भुलाकर तो अब एक पल भी नहीं चल सकता। होना है सो हो, इसका अंतिम निर्णय वह जरूर ही कर लेगा। यही संकल्प करके वह अपने गरीब छात्रावास रात के 8 बजे के बाद पहुंचा। दूसरे दिन केदार बाबू के यहाँ गया तो पता चला अभी अभी वे लोग बाहर चले गए, कहीं न्योता है। उसके दूसरे दिन भी जाने पर भेंट नहीं हुई। बहरा ने कहा सब बाइस्कोप देखने गए हैं, लौटने में देर होगी। सब कौन? इसे बिना पूछे भी महीम समझ गया। अपमान और अभिमान चाहे जितना भी बड़ा हो, लगातार 2 दिनों तक निराश लौट आना ही उसके जैसे आदमी के लिए काफ़ी हो सकता था। लेकिन हाथ की अंगूठी ने उसे डेरे पर टिकने नहीं दिया। तीसरे दिन फिर उसे ठेलकर वहां पहुंचा। आज खबर मिली बाबू घर में हैं, बैठक में बैठकर चाय पी रहे हैं। महीम को कमरे के पास देखकर केदार बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, आओ महीम। महीम ने हाथ उठाकर नमस्ते किया। वहां से कुछ दूर पर खुले झरोके के पास एक सोफे पर अगल बगल अचला और सुरेश बैठे थे। अचला की गोद में तस्वीरों की एक भारी किताब थी। दोनों तस्वीरें देख रहे थे। सुरेश ने नज़र उठाकर देखा और फिर तस्वीर देखने में मशगूल हो गया। लेकिन अचला ने उलटकर नहीं देखा। उसका झुका हुआ मुखड़ा देखा नहीं जा सका, पर वह अपनी किताब के पन्नों पर जिस आग्रह से झुकी थी, जिससे यह सोचना असंगत नहीं कि पिता की आवाज़, आगंतुक के पैरों की आहट कुछ भी उसके कानों तक ना पहुंची। महीम अंदर जाकर एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। केदार बाबू बड़ी देर तक कुछ ना बोले, थोड़ी थोड़ी करके चाय पीने लगे। प्याला जब खत्म हो चुका तो चुप रहना जब निहायत ही नामुमकिन हो गया तो प्याले को रखते हुए बोले, तो अब क्या कर रहे हो? कानून का परीक्षा फल निकलने में तो लगता है अभी महीने भर की देर है। महीम सिर्फ बोला, जी हाँ। केदार बाबू, मान लिया कि पास ही कर गए, और पास तो तुम होंगे ही, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन कुछ दिन प्रैक्टिस करके कुछ रुपया जमा किए बिना तो और किसी तरफ मन दौड़ा नहीं सकते। क्या ख्याल है सुरेश? महीम की पारिवारिक हालत तो सुनते अच्छी नहीं है। सुरेश बोला, नहीं। महीम जरा धीरे से हंसकर बोला, प्रैक्टिस करने से ही रुपए जमेंगे इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं। केदार बाबू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, सो तो नहीं, ईश्वर की मर्जी, लेकिन कोशिश से असंभव कुछ भी नहीं। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, पुरुष सिंह, तुम्हें वही पुरुष सिंह होना होगा और किसी भी तरफ नजर नहीं रहे, बस उन्नति और उन्नति। उसके बाद घर बसाओ, जो चीज जी चाहे करो, कोई दोष नहीं, नहीं तो महापाप है। कहकर सुरेश की ओर एक बार देखकर बोले, क्यों सुरेश? परिवार को खिला पहना ना सकूं, बच्चों को लिखा पढ़ा ना सकूं, इसी तरह से तो हिंदू लोग जहन्नुम में गए। हम ब्राह्म समाजी भी अगर अच्छा आदर्श ना दिखा पाए तो सचमुच दुनिया के सामने मुंह तक ना दिखा सकूंगा। ठीक है या नहीं? क्यों सुरेश? सुरेश पहले ही की तरह मौन रहा। महीम मन ही मन असहिष्णु होकर बोला, आपके उपदेश को मैं याद रखूंगा, लेकिन आपने क्या मुझे इसी चर्चा के लिए बुलाया था? केदार बाबू उसके मन की बात समझ गए। बोले, नहीं, और भी बात है। कहकर उन्होंने सोफे की तरफ देखा। सुरेश ने खड़े होकर कहा, तो हम लोग उस कमरे में जाकर बैठें। उसने झुककर अचला की गोद से तस्वीर वाली किताब उठा ली। उसका यह इशारा लेकिन अचला के आगे बिल्कुल बेकार हो गया। वह जैसी बैठी थी वैसी ही बैठी रही। उठने का उसमें कोई लक्षण ही ना दिखाई दिया। केदार बाबू ने कहा, तुम दोनों जरा उस कमरे में जाकर बैठो बेटी, मुझे महीम से कुछ बात करनी है। मैं रहूं बाबूजी? अचला ने मुंह उठाकर पिता की ओर देखकर कहा, ठीक है, ना हो तो मैं ही जाता हूँ, सुरेश ने कहा, और एक प्रकार से नाराज होकर हाथ की किताब उसकी गोद में फेंक कर वह जोर से कमरे के बाहर निकल गया। इस अबाध्यता से बेटी पर केदार बाबू खुश नहीं हुए। यह उन्होंने चेहरे के भाव से साफ बता दिया, मगर जिद भी नहीं की। कुछ देर रंज होकर बैठे रहे, फिर कहा, महीम, तुम यह मत सोचो कि मैं तुमसे उबा हुआ हूँ, बल्कि तुम पर मेरी काफ़ी श्रद्धा ही है। तभी एक बंधु की तरह सलाह दे रहा हूँ कि इस समय किसी प्रकार की जिम्मेदारी कंधे पर लाद कर अपने को निकम्मा ना बना लो। अपनी तरक्की करो, कीर्ति करो, फिर यह बोझ लेने का काफ़ी समय मिलेगा। महीम ने मुंह घुमाकर एक बार अचला की ओर देखा। देखते ही उसने नज़र झुका ली। इस पर उसने केदार बाबू की ओर देखकर कहा, आपका आदेश सिर आँखों पर, मगर आपकी बेटी की भी क्या यही राय है? केदार बाबू ने छूटते ही कहा, हाँ अवश्य। जरा देर स्थिर रहे और बोले, कम से कम इतना तो निश्चित है कि सारा कुछ जान सुनकर ही मैं तुम्हारे पल्ले बांधकर बेटी को बहा तो नहीं दे सकता। महीम ने शांत स्वर में कहा, अंग्रेजों में एक प्रथा है, ऐसी हालत में वे एक दूसरे के लिए इंतजार करते हैं। मैं क्या आपका वही अभिप्राय मानूं? केदार बाबू अचानक जल उठे और बोले,
सुनो महिम, तुम्हारे सामने शपथ लेने को मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, पर मैं निहायत शांति चाहने वाला आदमी हूँ। कोई शोरगुल, कोई हंगामा नहीं पसंद करता। जहाँ तक संभव है मीठी बातों से ही तुम्हें अपना इरादा बता दिया। अब तुम इंतजार करोगी या नहीं? अंग्रेज लोग क्या करते हैं, इतनी कैफियत हमें कोई मतलब नहीं। फिर हम अंग्रेज नहीं, बंगाली हैं। लड़की के बड़ी हो जाने पर हमें नींद नहीं आती, खाना नहीं रुचता। क्या यह बात तुम नहीं जानते? महिम का चेहरा और आंखें सुर्ख हो आईं, मगर अपने को जब्त करके उसने धीरे स्वर में कहा, ऐसा मैंने क्या सुलूक किया कि कोई होता तो महाभारत मच जाता? यह सवाल मैं आपसे पूछना नहीं चाहता, केवल आपकी बेटी के मुँह से एक बार सुनना चाहता हूँ। उनका भी यह अभिप्राय है या नहीं? और वह खुद उठकर अचला के पास गया। क्यों, यही तो? अचला ने ना सिर उठाया ना बात की। उमड़ते हुए एक उच्छ्वास को पीकर महिम ने फिर कहा, एकांत मंशा जानने पूछने का मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। उस दिन शाम को सनक में तुम जो कर बैठी थी, उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार न बनाऊंगा। सिर्फ एक बार कहो, वह अंगूठी तुम वापस चाहती हो या नहीं? आंधी की तेजी से कमरे के अंदर आकर सुरेश ने कहा, मुझे माफ करना पड़ेगा केदार बाबू, अब 1 मिनट भी ठहरने का समय मेरे पास नहीं। उपस्थित सभी लोगों ने अचरज से नजर उठाकर देखा। केदार बाबू ने पूछा, क्यों? सुरेश ने नाटकीय भंगिमा से कहा, नहीं नहीं, मेरी इस गलती के लिए माफ़ी नहीं। मेरा अंतरंग मित्र प्लेग से मरणासन है और मैं सब कुछ भूलकर यहाँ बैठा हूँ, समय बर्बाद कर रहा हूँ। केदार बाबू ने घबरा कर पूछा, क्या कहते हो सुरेश, प्लेग? तुम वहाँ जाओगे? जरूर, बहुत पहले ही मेरा वहाँ जाना उचित था। सुरेश हंसकर बोला। केदार बाबू शंकित होकर बोले, मगर प्लेग, वे क्या तुम्हारे ऐसे कोई विशेष आत्मी हैं? सुरेश, आत्मीय? आत्मीय से बहुत बड़ा है केदार बाबू। महिम को कटाक्ष करके उसने पहली बात की। महिम, अपने निशीत को कल रात से ही प्लेग हुआ है, जिएगा यह आशा नहीं। तुमसे भी तुम बता देना उचित है। चलोगे उसे देखने? महिम इस निशीत को पहचान नहीं सका। पूछा, कौन निशीत? कौन निशीत? यह क्या कह रहे हो महिम? इसी बीच तुम निशीत को भी भूल गए, जिसके साथ तुम सारी सेकेंड ईयर पढ़ते रहे? ऐसी आफत की घड़ी में उसे भूल गए? कहकर उसने अचला की तरफ देखकर व्यंग के स्वर में कहा, और याद भी क्यों आए, प्लेग है ना? महिम ने इस व्यंग को चुपचाप सहकर पूछा, वे क्या भवानीपुर से आया करते थे? सुरेश ने व्यंग से ही जवाब दिया, हाँ वही, मगर हम लोगों के निशीत तो 2-4 थे नहीं। अब तक तुम्हें याद नहीं आया? पूछता हूँ, चलोगे? अब पहचान कर उसने पूछा, निशीत इन दिनों कहाँ रहता है? सुरेश बोला, और कहाँ, अपने घर भवानीपुर में। ऐसे आड़े वक्त एक बार उससे मिलना, वह क्या अपना कर्तव्य नहीं लगता तुम्हें? मैं ठहरा डॉक्टर, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, और वैसी मित्रता भूल नहीं गए हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। केदार बाबू, मेरा ख्याल है आप लोगों की बात खत्म हो चुकी है। आशा है थोड़ी देर के लिए इसे फुर्सत दे सकेंगे। यह व्यंग किस पर है समझ न पाने के कारण केदार बाबू कभी महिम को और कभी बेटी को और कभी सुरेश को ताकने लगे। अपने धनी भावी दामाद का मान अभिमान किस बात से कब विशुद्ध हो उठता है, वे आज तक न समझ सके। उनके मुँह से कोई बात ना निकली। महिम भी हदबुद्धि की तरह देखता रहा, और देखते ही देखते अचला का चेहरा लाल हो उठा। वह धीरे धीरे हाथ वाली किताब को मेज पर रखकर इतनी देर के बाद बोली, तुम्हें तो जाना ही चाहिए, मगर इनकी कानून की किताब में तो प्लेग का निदान नहीं लिखा, ये किस लिए जाए? इस एक बार की अप्रत्याशित जवाब से सुरेश अवाक हो गया, मगर दूसरे ही क्षण बोल उठा, मैं वहाँ डॉक्टरी करने नहीं जा रहा हूँ, उसे डॉक्टरों की कमी नहीं, मैं जा रहा हूँ मित्र की सेवा करने, और मित्रता को मैं अपनी जान से भी बड़ा मानता हूँ। एक निष्ठुर हंसी की झलक अचला के होठों पर झलक आई। बोली, हर आदमी तुम्हारी ही तरह महान होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं। मिताई का इतना बड़ा बोध उन्हें ना हो तो मैं लज्जा का कारण भी नहीं समझती। जो भी हो, वहाँ इनका जाना हरगिज ना होगा। सुरेश का चेहरा काला पड़ गया। केदार बाबू शंकित हो उठे, भय से कहने लगे, यह सब तो क्या कह रही है अचला? सुरेश जैसा सच ही तो है, निशीत बाबू जैसे। अचला ने टोक कर कहा, निशीत बाबू को पहले तो ये पहचान नहीं सके, फिर वे डॉक्टर हैं, वे जा सकते हैं, लेकिन दूसरे को नाहक की मुसीबत में खींच ले जाएं। चोट खाने पर सुरेश को होश नहीं रहता। उसने मेज पर जोरों की मुट्ठी मारी और जो मुंह में आया चिल्लाकर बोल उठा, मैं डरपोक नहीं, जान के लिए डरता नहीं। फिर महिम की ओर इशारा करके बोला, इस नमक हराम से ही पूछ कर देखो, 2-4 बार मैंने इसे मरने से बचाया है या नहीं? अचला ने जोर भरे शब्दों में कहा, नमक हराम ये है शायद, मगर जिसे एक बार बचाया कभी जी में आया तो उसका शायद खून भी किया जा सकता है।
केदार बाबू हदबुद्धि से बोल उठे। रुक भी अचला, ठहरो सुरेश, यह सब क्या है? सुरेश ने लाल लाल आंखों से केदार बाबू की ओर देखकर कहा, मैं प्लेग के पास जा सकता हूँ, इसमें हर्ज नहीं। महीम की जान ही जान है, मेरी कुछ नहीं। देख लिया ना आपने। लज्जा और शोभ से अचला रो पड़ी। रूंधे स्वर में कहने लगी, जो अपनी जान देना चाहते हैं वे दे, मैं रोक नहीं सकती, किंतु जहाँ रोकने का मुझे पूरा अधिकार है वहाँ मैं जरूर रोकूंगी। मैं इन्हें वैसी जगह हरगिज नहीं जाने दे सकती। कहकर वह वहाँ से जाने लगी। तभी केदार बाबू चीख उठे, जा कहाँ रही हो अचला? अचला ठिठक गई, नहीं बाबूजी, दिन रात इतना जुल्म अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, जो बिल्कुल गैर मुमकिन है। प्राण रहते जो मैं कदापि नहीं कर सकूंगी, उसी के लिए तुम लोग रात दिन मुझे भेज रहे हो। उमड़ती हुई रुलाई को दबाती हुई वह कमरे से बाहर चली गई। बूढ़े केदार बाबू भ्रष्ट बुद्धि से जरा ताकते हुए फिर बोले, सब नादान है। यह सब क्या है कहो तो?